हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मिसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा था, डबल सीरीज लेके चल रहे हैं हम लोग। एक तो आधुनिक भारत का, जिसके अंदर हम टोटल 24 क्लास के समथिंग एक तरह से कवर कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक तरह से देखा भी होगा। और अगर हम हरियाणा जीके की सीरीज की बात करें तो टोटल 5 क्लास हम लोग आपके सामने सेट कर चुके हैं। आज जो हमारा क्लास नंबर होगा, आप लोग थंबनेल पर देख चुके होगी, क्लास नंबर होगा 6, यानी कि 6ठे नंबर का क्लास होगा। और बात करना चाहेंगे हरियाणा जीके के अंदर एक टॉपिक वाइज सारी चीजें लेकर चलते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम हरियाणा के इतिहास में जाए तो जब मौर्य वंश हिंदुस्तान के अंदर राज करता था, तो मौर्य वंश के पतन के बाद है ना, हिंदुस्तान के अंदर अपनी इस भूमि पर यानी कि हरियाणा धरा पर कुछ छोटे छोटे गणराज्यों का एक तरह से उदय हुआ है ना। तो कौन कौन से गणराज्यों का, कौन कौन से क्षेत्रों का, कौन कौन से साम्राज्यों का उदय हुआ, और उन साम्राज्य से कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, और एचएससी वहां से क्वेश्चन कैसे पुट करती है, उन सभी के बारे में आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं हमारे सेशन में, आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तुम्हारे यारे प्यारे जितने भी नियर डियर देर आसपास इधर उधर के हैं, आप लोग उनको शेयर करना, जो कि हमारे सेशन का फायदा उठा पाए। ठीक है, हमारा टॉपिक के अंदर बात करें और सीरीज के अंदर बात करें तो क्वेश्चन जो है ना, आप लोग सभी जान पा रहे होंगे, क्वेश्चन सिर्फ हमारा माध्यम होगा और पूरा टॉपिक का डिटेल आपके सामने सेट किया जाएगा। जो भी फर्स्ट टाइम हमारे एक तरह से प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। और एक बात और ध्यान रखना कि जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक का पूरा डिटेल है ना, हम एक क्लास के अंदर ही सारी सेट कर देते हैं। अगर आपने हरियाणा जीके संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन बनेगा, तो उम्मीद करना आप एक तरह से क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन को माध्यम बनाकर सारी डिटेल कंसेप्चुअल तरीके से आपके सामने हम लोग सेट करते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, ज्यादा एक तरह से टाइम खराब ना करते हुए, यानी कि सीधी बात, नो बकवास, अब की बार सिटी पास। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। तो देखना आज का जो अपने सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन सिर्फ हमारा ओनली माध्यम होगा। अब महाराजा अग्रसेन जो अग्र साम्राज्य से संबंधित हुआ करते थे, अग्र गणराज्य से संबंधित हुआ करते थे, तो क्या इतिहास है हमारा महाराजा अग्रसेन जी का? ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं, इन सभी पर आपके सामने चर्चा करेंगे। आपने अपने माइंड में शायद मेरे हिसाब से टॉस कर लिया होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि ऑप्शन है पेहोवा, रोहतक, अग्रवा या सिरसा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एचएससी स्टाफ नर्स सन 2023 के एग्जाम में आ भी चुका है। तो ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन होते नहीं है। अगर कंसेप्चुअल तरीके से चीजों को आपने पढ़ लिया होगा ना, तो उम्मीद करना आप लोग सारी चीजें कवर अच्छे से कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, मैराथन क्लासों की तरह एक तरह से सीधा सीधा ऐसे वन लाइनर चीजें ऐसे कवर करोगे तो आप लोग कितना डाटा पढ़ोगे, अथा पॉइंट नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन एक स्टेप टू स्टेप कंसेप्चुअल तरीके से चीजों को समझ के कवर करोगे, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ोगे आप लोग, तो आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से बेहतर तरीके से चीजों को माइंड में सेट कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, तो आपने साइड टॉस किया होगा पेहोवा, रोहतक, अग्रवा, सिरसा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो तो नॉर्मल सा पॉइंट है, क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं वैसे, लेकिन हम अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, महाराजा अग्रसेन और महाराजा अग्रसेन के साम्राज्य के बारे में। तो अग्रवा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा। अग्रवा इन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हरियाणा के अंदर आप जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट हिसार, तो हिसार के अंदर इन प्रेजेंट टाइम में अग्रवा पड़ता है। ठीक है, अब क्या क्या क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं हम उस पर थोड़ा सा आपके सामने बात करेंगे, आप लोग उनको समझने की कोशिश करना। अग्रवा देखो जो है ना, ये अग्रवा वैसे तो इसका अगर बात करें करंट में नाम हम इसको अग्रवा एक तरह से बोल देते हैं, लेकिन इसका जो प्राचीन नाम है ना, तो इसका अग्रवा प्राचीन नाम नहीं हुआ, अग्रवा प्राचीन नाम नहीं था। अगर है ना बात करें इसका प्राचीन नाम, ठीक है, अग्रवा जो है ना, अग्रवा जैसे हरियाणा के कई ऐसे लोकेशन, कई ऐसे क्षेत्र है जिनके प्राचीन नाम एक तरह से एचएससी कवर करती रहती है। ठीक है, तो अग्रवा का जो प्राचीन नाम है ना, वो हुआ करता था अग्रोदक। ठीक है, अग्रोदक इसका प्राचीन नाम हुआ करता था, ये आप लोग थोड़ा सा समझना। अग्रो, ठीक है, अग्रोदक ये इसका प्राचीन नाम है। अग्रवा का प्राचीन नाम बता रहा हूं मैं, अग्रोदक हुआ करता था। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ हुआ करता है। मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं आपको, एक बौद्ध ग्रंथ हुआ करता है, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, पाली भाषा में ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महामातुरी। ठीक है, महामातुरी नाम के एक बौद्ध ग्रंथ है, और उस बौद्ध ग्रंथ में है ना इस अग्रवा का वर्णन भी मिलता है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में रिपीट हो चुका है। महामातुरी, महामातुरी क्या है? महामातुरी एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसी बौद्ध ग्रंथ में
अग्रवा का वर्णन मिलता है, अग्रोदक का वर्णन मिलता है। ये सारी आप लोग मेरे हिसाब से समझ जाओगे। जो अग्रवा है ना, अग्रवा जो अग्रवाल समाज है या वैश्य समाज आपने सुना होगा, उसका उत्पत्ति स्थल भी एक तरह से अग्रवा को ही माना जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा समझना है ना। ये सारा सारा एक तरह से पूरा लेवल लेकर चलेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना सारी सारी चीजें। क्या कह रहा हूं मैं, जो अग्रवा मैं एक तरह से बार बार कह रहा हूं, इन प्रेजेंट टाइम में हिसार के अंदर है अग्रवा। तो जो अग्रवा है ना, अग्रवा जो अग्रवा स्थान है ना हिसार के अंदर, ये पता क्या है, ये स्थान जो अग्रवाल समाज है अपने भारत के अंदर, ठीक है, अग्रवाल समाज, तुम इसका ही बच्चे अग्रवाल समाज के शायद हो भी सकते हैं। तो अग्रवाल समाज या हम इसको एक तरह से बोल देंगे वैश्य समुदाय, ठीक है। तो अग्रवाल समाज या जो वैश्य समुदाय है ना, वैश्य समुदाय या अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, समाज का उत्पत्ति स्थल, ठीक है। समाज का उत्पत्ति स्थल कौन से समाज का है ना, अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थल किस स्थान को माना जाता है हरियाणा में, अग्रवाह को ही, अग्रवाह का ही एक तरह से माना जाता है, यानी कि अग्रवाह। थोड़ा सा आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कई चीजें यहां पर मिली है, इस बात को भी एक तरह से समझना है ना। कुछ प्रमाण वर्माण के भी पॉइंट आ जाते हैं। थोड़ा और हम बात करें इस अग्रवा से, यानी कि हिसार से है ना, हिसार से एक ईंट मिली है, यानी कि टैबलेट मिली है, एक ईंट मिली है, और उस ईंट पर है ना 7 स्वर एक तरह से अंकित है, जैसे कि सारे गामा पाधा नी, ठीक है, सारे गामा पाधा नी, जो एक तरह से 7 स्वर का जो प्रमाण है ना एक ईंट पर, वो अपने हरियाणा में अग्रवा नामक स्थान से मिला है, यानी कि हिसार से मिला है। शायद ये क्वेश्चन भी आपने कई बार एचएससी एग्जाम में मेरे हिसाब से देखा होगा, ठीक है। अग्रवा से संगीत के 7 स्वर है ना, यहां पर आपको हम लिख के बता देते, जो आप अच्छे से माइंड में सेट करोगे। अग्रवा से 7 संगीत, ठीक है, अग्रवा से 7 संगीत, ठीक है, संगीत के स्वर वाली ईंट प्राप्त हुई है, संगीत के स्वर वाली ईंट या एक टैबलेट प्राप्त हुई है, ठीक है, ईंट या टैबलेट प्राप्त हुई है। लेकिन आपके पेपर में सीधा सीधा आपने एचएससी से प्रीवियस एग्जाम देखे होगे तो क्वेश्चन आपने सुना भी होगा, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको देखते होगे। तो अग्रवा से 7 संगीत के स्वर वाली एक टैबलेट यानी कि एक ईंट प्राप्त हुई है, ये एक तरह से मैंने कॉमन चीज बताई है, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ हमने एक माध्यम बनाया, 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित मैंने अब बताए। अब जो महाराजा अग्रसेन है, कौन है महाराजा अग्रसेन, इसके बारे में काफी क्वेश्चन एक तरह से बनते हैं, नेशनल जीके में भी पॉइंट बन जाते हैं, बट हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के अंदर अग्र गणराज्य एक भारत में हुआ करता था, यानी कि मौर्य वंश के पतन के बाद हरियाणा की धरा पर काफी गणराज्यों का उदय हुआ था, काफी स्थलों का उदय हुआ था, जिसमें योद्धे गणराज्य सुना होगा आपने, अग्र गणराज्य सुना होगा, अर्जुन नायन गणराज्य सुना होगा, और कुणिद नाम का गणराज्य। इन सभी पर आज की क्लास में क्वेश्चन को माध्यम बनाकर हम चर्चा करेंगे, और उम्मीद करना इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आपका फिर एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हम स्टेप टू स्टेप कंसेप्चुअल तरीके से आपके सामने सेट करेंगे। तो अबाउट महाराजा अग्रसेन, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। महाराजा अग्रसेन, ठीक है, तो देखना यहां पर 2-3 बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है। महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, जो महाराजा अग्रसेन है ना, जिनका एक तरह से मेन स्थल हरियाणा में अग्रवा यानी कि हिसार के अंदर माना जाता है, यह हमारे देश के अंदर जो श्री राम है, उन श्री राम की एक तरह से पीढ़ी से संबंधित ही महाराजा अग्रसेन को माना जाता है। और पर्सनल डिटेल इनकी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, जन्म है ना, माँ मम्मी पापा नाम वगैरह, गुरु वगैरह, ये काफी क्वेश्चन एक तरह से एग्जाम से संबंधित बन जाते हैं, ठीक है। तो महाराजा अग्रसेन, सिंपल बात करें महाराजा अग्रसेन के बारे में, ठीक है, इनके अगर हम फादर की बात करें, यानी कि महाराजा अग्रसेन के पिता की बात करें, ठीक है, ये एक तरह से श्री राम के कुल से संबंधित है। तो उनके पिता का नाम हुआ करता था महाराजा वल्लभ, ठीक है, महाराजा वल्लभ, महाराजा अग्रसेन के पिता का नाम था महाराजा वल्लभ, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड एक तरह सेट करेंगे, क्वेश्चन कितना भी एग्जामिनर हाई पूछे या लेवल में पूछे, आप लोग आंसर एक तरह से दे पाओगे। महाराजा वल्लभ, ठीक है, ये एक तरह से कौन है भाई, महाराजा वल्लभ इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। अगर इनके माता का नाम बात करें, महाराजा अग्रसेन की माता श्री की बात करें, ठीक है, महाराजा वल्लभ, और ये श्री राम की पीढ़ी से संबंधित, इस बात को ध्यान रखना, ये मैं बार बार एक तरह से सब बोल रहा हूं, इसको भी थोड़ा सा कवर करना आप लोग, ठीक है। तो भागवती देवी इनकी माता का नाम हुआ करता था, भागवती, ठीक है, भागवती देवी, ठीक है साहब, भागवती देवी इनके एक तरह से माताश्री का नाम है। तो ये तो होगी इनके मम्मी पापा के एक तरह से 2 पॉइंट। अब इनके
वंश की बात करें, राजधानी तो आप लोग जानते होंगे, कैपिटल क्या बनाई थी इन्होंने, है ना। अगर हम बात करें इनकी राजधानी क्या बनी थी, राजधानी, ठीक है, तो राजधानी तो कई बार पेपर में आती रहती है, कॉमन से पॉइंट है, जो अभी हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा माध्यम बनाया। तो इनकी राजधानी हुआ करती थी कौन सा, अग्रवा, ठीक है, अग्रवा, जिसको पहले हम अग्रोदक के नाम से जानते थे। महामातुरी ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिलता है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ हुआ करता था, ठीक है। तो अग्रवा इन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के हिसार के अंदर स्थान पड़ता है, जो अग्रवाल समुदाय का एक तरह से उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। तो ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये सारी की सारी बात मैं कर चुका हूं। किस गणराज्य से संबंधित है अगर हम बात करें, ठीक है, महाराजा अग्रसेन का गणराज्य कौन सा था, मैंने कहा था ना 4 हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ था, अगर गणराज्य, योध्या गणराज्य, कुणित गणराज्य, अर्जुन नायन गणराज्य। तो भाई साहब ये कौन से गणराज्य संबंधित थे, ये अग्र गणराज्य संबंधित थे, अग्र गणराज्य। तो अग्र गणराज्य, ठीक है, अग्र है ना, अग्रवाल, अग्र है और अग्रसेन, तो सारा मिलता जुलता सब देख रहे हो ना। तो अग्र गणराज्य से एक तरह से संबंधित हुआ करते थे। ये 2 पॉइंट एक तरह से मैंने बताया। अगर हम बात करें इनके वंश की बात करें, है ना, कौन से वंश से संबंधित हुआ करते थे, तो इनका जो वंश है ना, इनके वंश, एक तो वंश मैं बता रहा हूं यहां पर इक्ष्वाकु, ठीक है, तो इक्ष्वाकु, है ना। दूसरा एक तरह से बात करें सूर्यवंशी, ठीक है, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी भी बोल सकते हो, इक्ष्वाकु वंश भी बोल सकते हो, है ना। राम इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी से संबंधित आपने सुना भी होगा मेरे हिसाब से, ये सारी सारी बातें, ठीक है। ये रघुवंश है ना, एक सुना होगा ना आपने, रघुकुल की रीत हमेशा चली आई, है ना, प्राण जाए वतन न जाए, ये सारी बातें, तो रघुवंश, ठीक है। ये सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु वंश, ये एक तरह से मैंने नाम बताए, ये महाराजा अग्रसेन जी इस वंश से संबंधित है, अग्र गणराज्य से संबंधित है। ये सारी सारी एक तरह से बातें आप लोग, उम्मीद करें आप लोग समझ पाओगे। महाराजा अग्रसेन के बाद अगर हम बात करें इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, महाराजा अग्रसेन का उत्तराधिकारी, अग्रसेन के बाद, है ना, इस साम्राज्य का राजा कौन बना था, तो एक इनके पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था विभूषण, ठीक है, विभूषण, ठीक है, महाराजा विभूषण, ये महाराजा अग्रसेन के उत्तराधिकारी है। इस बात को भी आप लोग एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कॉमन बात मैंने मेन पॉइंट यहां पर किया है और उम्मीद करना आप लोग इनको समझ जाओगे, ठीक है। और इनकी थोड़ी सी बात करें यहां पर, है ना, इनकी पत्नी की अगर बात करें, महाराजा अग्रसेन की एक तरह से पत्नी की बात करें, तो एक अपने भारत के अंदर है ना, एक नागराज कुमुद हुआ करता था, उसकी बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था माधवी, ठीक है, माधवी, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम था माधवी, माधवी, ठीक है। और ये माधवी कौन है, ये नागराज कुमुद की पुत्री हुआ करती थी, ठीक है, नागराज कुमुद, ठीक है, नागराज कुमुद की एक तरह से कुमुद की पुत्री, ठीक है। तो माधवी जी, ये एक तरह से कुछ कॉमन पॉइंट मैंने बात किया है महाराजा अग्रसेन के बारे में। राजधानी अग्रवा, ये सारी चीजें। कुरुपंचला नामक एक शहर इन्होंने स्थापित किया था, कुरुपंचला नामक, ठीक है। तो अगर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बात कर ले तो एक शहर हुआ करता है जिसका नाम है कुरुपंचला, ठीक है, कुरुपंचला। और जो कुरुपंचला शहर है ना, उस कुरुपंचला शहर के भी भाई साहब संस्थापक कौन है, उस कुरुपंचला शहर के भी संस्थापक महाराजा अग्रसेन है। और यहां से कोई भी अग्रसेन के क्वेश्चन बनेंगे तो तुम्हारे बाहर नहीं जाएंगे। ये एक तरह से कुछ 2-3 पॉइंट में बात कर रहा हूं, इसको आप लोग समझना। और जो अग्रसेन है ना, एक अग्रसेन की एक बावली है, अग्रसेन की बावली या अग्रसेन की एक वाव की तरह, जैसे इस टाइप वालों क्वीन है ना, सुना होगा रानी की वाव, जो अपने 100 के नोट के पीछे आपने देखा होगा बैक साइड में, स्टेप वॉल ऑफ क्वीन, यानी कि रानी की वाव, एक बावड़ी की तरीके से ना, बावड़ी टाइप में। तो ऐसे जो महाराजा अग्रसेन है ना, तो उसका एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं, उसको भी थोड़ा सा समझना, ठीक है। क्या समझोगे, अग्रसेन, ठीक है, ऐतिहासिक एक तरह से स्थल, एक अग्रसेन की बावली, ठीक है। तो अग्रसेन की जो बावली है ना, ये भारत में एक तरह से कहां पर है, यहां पर एक पॉइंट ये है। तो अग्रसेन की बावली जो दिल्ली में कनॉट पैलेस है ना, मेरे हिसाब से सुना होगा, तो कनॉट पैलेस के पास ही है ना, दिल्ली के अंदर महाराजा अग्रसेन की एक तरह से बावली है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में कनॉट पैलेस के पास है ना, दिल्ली में, तो महाराजा अग्रसेन की बावली, या आप इसको बोल सकते हो अग्रसेन की वाव, ठीक है। तो ये एक तरह से 2-3 पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा नोट करके और 2-3 बात मैं आपको बताऊं अग्रसेन जी के बारे में, उनको थोड़ा सा और समझना, नोट करके। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत सरकार है ना, इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी करती है भारत सरकार, महाराजा अग्रसेन के ऊपर एक भारत सरकार, है ना, एक डाक टिकट जारी करती है। और डाक टिकट जो भारत सरकार के द्वारा अग्रसेन के ऊपर जारी की गई थी ना, इनके नाम से डाक टिकट जारी की गई थी, वो सन 1976 ईस्वी का समय था। और 1976 में महाराजा अग्रसेन से संबंधित एक डाक टिकट भारत सरकार ने एक तरह से जारी की थी। इनकी 51वीं जयंती एक तरह से मनाई गई थी 1976 में, है ना, तो ये एक तरह से जारी की गई थी। तो इस बात को भी समझना, 51वीं जयंती, ठीक है, 51वीं जयंती के उपलक्ष्य में, है ना,
1976 में ये डाक टिकट जारी की गई थी महाराजा अग्रसेन। एक आपने सुना होगा मालदीव, मालदीव कंट्री है ना, मालदीव जो कि एक तरह से अपने भारत के नीचे एक आइलैंड के रूप में मालदीव। तो मालदीव जो है ना, मालदीव की जो गवर्नमेंट है ना, अग्रसेन, हरियाणा के राजा अग्रसेन के एक तरह से नाम पर मालदीव गवर्नमेंट भी एक डाक टिकट जारी करती है रिसेंटली, कुछ समय पहले सन 2016 में। तो मालदीव के द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी 2016 में, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है, ये एक तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा अग्रसेन एयरपोर्ट। ठीक है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। ठीक है, ये अभी एक तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन लिखा आपको ज्यादातर जगह मिल जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। तो महाराजा जो अग्रसेन एयरपोर्ट है ना, ये भाई साहब हिसार के अंदर है। ठीक है, अभी इसका ट्रायल हो चुका कुछ समय पहले दिन, आपने सुना होगा। तो महाराजा अग्रसेन जो एयरपोर्ट है ना, ये भारत के अंदर हिसार के अंदर है, और उम्मीद है कि सन 2030 तक इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में एक तरह से बना दिया जाए, या एक तरह से इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन ये अभी उम्मीद है 2030 तक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की योजना इस अग्रसेन एयरपोर्ट के ऊपर अभी चल भी रही है, जो कि हिसार के अंदर है। ध्यान रखना, अभी हाल ही में है ना, इसको ओपन नहीं किया गया है ना, अभी कुछ समय बाद यानी कि 31 मार्च। ठीक है, एक बात को और समझना, 31 मार्च सन 2025 यानी कि 31 मार्च 2025 से है ना, इसको ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस एयरपोर्ट को, जो करंट में एक तरह से अभी चर्चा में है भी, महाराजा अग्रसेन। तो ये 3-4 पॉइंट अग्रसेन जी के बारे में मैंने बताए थे, शुरू से लेकर नॉर्मल पॉइंट। अब इसी अग्र साम्राज्य, अग्र गणराज्य और महाराजा अग्रसेन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। और जितने भी अन्य गणराज्य हुआ करते थे, जैसे कि कुणिद हो गया, योध्या हो गया, अर्जुन नायन हो गया, ठीक है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन को माध्यम बनाकर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक तरह से कवर करते रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन था सिंपल सा। ठीक है, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? अग्रवा, जो कि हिसार में है। प्राचीन नाम इसका अग्रोदक हुआ करता था। बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में इसका वर्णन मिलता है ना। और अग्रवाल स्थान को अग्रवाल समाज का एक तरह से उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? ठीक है, कुछ हमें कॉइन्स पाए गए हैं, कुछ कॉइन्स एक तरह से खोजे गए हैं, और उन कॉइन्स से हमें यह पता लगा है कि इस स्थान पर महाराजा अग्रसेन का अग्र गणराज्य एक तरह से उपस्थित हुआ करता था, ये एरिया हुआ करता था। ठीक है, ये है। और एक बात और देखना, हमारे जो क्वेश्चन बनाने की पॉइंट है ना, आपको बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप सारी चीजें मिलेंगी। अब आपका एक तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा ना, उससे संबंधित चीजें आपके सामने एक तरह से सेट होगी, है ना। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजें एक तरह से कवर करोगे आप लोग, कोई भी माइनस पॉइंट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य राज करता था? तो कहां से कुछ कॉइन्स मिले, कुछ सिक्के मिले हैं, तो किस स्थान से सिक्के मिले थे? शायद आपने अपने माइंड में इस चीज को टॉस कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना, वो आएगा बरवाला और अग्रवाल, ये दोनों स्थान एक तरह से आएंगे। बरवाला, बरवाला जानते होगे, बरवाला कहां पर है? बरवाला भाई हिसार के अंदर है। ठीक है साहब, बरवाला भी कहां पर है? हिसार में है। और अग्रवा भी कहां पर है? तो अग्रवा भी भाई साहब हिसार में है। तो इसका आंसर आएगा ये दोनों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कवर कर चुके होंगे। तो ए और बी इसका बिल्कुल एक तरह से सही आंसर आएगा, ए और बी ये दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा अपना ये। ठीक है, अब यहां से संबंधित हम एक्स्ट्रा कुछ बात कर लेते हैं आपके साथ, आप उसको समझना। और टीजीटी संस्कृत सन 2023 के पेपर में क्वेश्चन आ ही चुका है। ठीक है, तो बरवाला जो बरवाला, बरवाला से अग्रजनों के काफी सिक्के प्राप्त हुए, लगभग 9 सिक्के यहां से प्राप्त हुए थे। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, बरवाला जो मैं यहां पर बार बार बात कर रहा हूं ना, बरवाला, तो क्या कितने सिक्के मिले यहां से? तो अग्र साम्राज्य के कुछ सिक्के मिले बरवाला से। बरवाला से, ठीक है, 9 कॉइन्स मिले, 9 कॉइन्स मिले, 9 सिक्के एक तरह से प्राप्त हुए थे बरवाला से। बट आपके पेपर में इतना पूछेंगे कहां से प्राप्त हुए, तो बरवाले से प्राप्त हुए थे। और एक इतिहासकार, शायद आपने सुना होगा, एक रोजर्स नाम का इतिहासकार था, सन 1938 में ये सिक्के वहां से प्राप्त हुए थे। तो यहां पर मैं एक तरह से बाई और कर देता हूं, यानी किसके द्वारा ये एक तरह से प्राप्त हुए थे? तो एक रोजर्स नाम का इतिहासकार हुआ करते थे, सन 1938 ईस्वी का समय था। तो यहां से सिक्के प्राप्त किए थे, बरवाला से 9 सिक्के प्राप्त हुए थे। ये एक तरह से कॉमन सी बात एक तरह से समझ जाओगे। ठीक है, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था संगीत के 7 स्वर है ना, वो भी अग्रवा से एक टैबलेट यानी कि ईंट प्राप्त हुई है, उस पर संगीत के सारे गामा पाधानी ये एक तरह से स्वर अंकित पाए गए है ना, ये सारी सारी चीजें हैं। ठीक है ना। दूसरा और थोड़ा सा और अगर बात करना चाहे तो जो सूर्य देवता है ना, सूर्य देवता की एक मूर्ति भी एक तरह से यहां से मिली है, सूर्य देवता। ठीक है,
सूर्य देवता की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग एक तरह से समझना, ये कुछ क्या क्या अवशेष, क्या क्या एविडेंस यहां से पाए गए, ये सारी चीजें। और सूर्य देवता की जो मूर्ति है ना, ये कहां से प्राप्त हुई है, ये भाई साहब प्राप्त हुई थी अग्रवा से, ना कि बरवाला से, ठीक है। तो अग्र गणराज्य से संबंधित सूर्य देवता की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, अग्रवा से प्राप्त हुई है। 9 सिक्के बरवाला से प्राप्त हुए थे रोजर्स के अनुसार, ये एक तरह से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और थोड़ा समझते हैं, और इसके अंदर बात करें, है ना, यहां से है ना इस गणराज्य के 51 सिक्के, ठीक है। ये थोड़े कॉइन्स के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, थोड़े से हार्ड आपको लगेंगे, लेकिन समझने करना। 51 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर गणराज्य से संबंधित कुछ 51 सिक्के प्राप्त हुए हैं, पंचमारक प्राप्त हुए हैं, पंचमारक सिक्के, ठीक है। तो अगर गणराज्य के पंचमारक सिक्के, या अब मैं बात करूं 51 सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो अग्रवा जो जगह है ना, यहां से एक तरह से 51 सिक्के प्राप्त हुए और 9 सिक्के बरवाले से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो एक HL श्रीवास्तव नाम का इतिहासकार हुआ करता था। ये 51 जो सिक्के है ना, ये किस इतिहासकार को प्राप्त हुए थे, ये एच एल श्रीवास्तव एक इतिहासकार है, उसके अकॉर्डिंग एक तरह से बात बोली गई है, ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग, उससे संबंधित ये मैं थोड़ा सा नाम बता रहा हूं आपको। तो HL श्रीवास्तव को 51 सिक्के प्राप्त हुए, पंचमारक सिक्के अग्रवा से, 9 सिक्के प्राप्त हुए थे बरवाला से। तो कहने का मतलब है अग्र गणराज्य का एरिया हरियाणा में हुआ करता था। ये कुछ सिक्कों से भी हमें अनुमान लगाया, कुछ ये सोर्स है, और कहां कहां से, अग्रवा और बरवाला, इन 2 स्थानों से अग्र गणराज्य के कुछ कॉइन्स प्राप्त हुए, उसी के बारे में थोड़ी सी हम बात कर रहे थे। ये थोड़ी सी ध्यान रखना। एक चीज और आप लोग समझना, इसको अगर आप समझ पाओ तो नोट करके यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। जो सिक्के प्राप्त हुए ना, उन सिक्कों पर कुछ एक तरह से पशु पक्षियों के चित्र है, सिक्कों पर कुछ पशु अंकित है, ठीक है। सिक्के जो प्राप्त हुए हैं एक तरह से अग्र गणराज्य के, उन सिक्कों पर कुछ पशु अंकित है, ठीक है। अब कौन कौन से पशु अंकित है, वो एक तरह से हमें यहां पर समझना है। तो भाई साहब, एक तो शेर, ठीक है, इस बात को समझना, शेर हो गया, बैल हो गया, ठीक है, एक वृक्ष मैंने पेड़ है ना, और एक देवी माता। तो कुछ यहां पर एक तरह से है, तो पशु भी नहीं है, कुछ अंकित पाए गए, तो यहां पर पशु शब्द हम यूज नहीं करना चाहेंगे, ये थोड़ा सा अपना हटके थोड़ा सा मैं बात कर लूं इसमें। तो सिक्कों पर कुछ अंकित है, और क्या क्या सिक्कों पर अंकित है, तो देखो, एक तो भाई साहब शेर है ना, शेर, इसके चित्र अंकित मिले हैं। एक भाई साहब मृग, ठीक है, आप लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे, मृग है ना, हिरण, वो एक तरह से है, ठीक है। एक बैल, ठीक है, बैल, ठीक है, बैल एक तरह से सिक्कों पर प्राप्त हुए है। एक वृक्ष यानी पेड़ भी एक तरह से इनके सिक्कों पर प्राप्त हुआ है, अंकित, और एक देवी माता एक तरह से चित्र भी अंकित है। तो मैं ये कह रहा हूं, शेर, बैल, वृक्ष, देवी है ना, इनके सिक्कों से एक तरह से जो प्राप्त हुए थे, उन पर एक तरह से अंकित थे। ये सारी चीजें मैंने बात की है ना। हम अभी अग्र गणराज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन बात करेंगे, उसके बाद अग्र गणराज्य जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद योद्धा गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य, कुनित गणराज्य, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा सा नॉर्मल इसको समझो कि हरियाणा में कुछ सिक्के हमें मिले हैं जो प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य राज करता था। अब समझ पा रहे हो अग्र गणराज्य क्या है, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, तो उसके बाद अपने इस हरियाणा क्षेत्र में ना कुछ छोटे छोटे एक तरह से क्षेत्र का उदय हुआ, छोटे छोटे गणराज्यों का उदय हुआ। उन सभी गणराज्यों में एक तरह से कुछ गणराज्य के बारे में बात करेंगे। 4 ऐसे गणराज्य थे जो हरियाणा से संबंधित है, जैसे अग्र गणराज्य हिसार से संबंधित, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कुणित गणराज्य, एक अर्जुन नायन गणराज्य, और एक योद्धे गणराज्य। योद्धे गणराज्य सबसे बड़ा गणराज्य हुआ करता था हरियाणा का। तो इन सभी के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। तो अगर गणराज्यों ने हरियाणा में राज किया, ये कुछ सिक्कों से भी हमें एक तरह से सोर्स मिले, पता लगा। तो वो सिक्के कहां पर पाए गए हैं जहां पर अगर गणराज्य हरियाणा में राज करता था, इसका वर्णन हमें मिलता है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा में अगर गणराज्य ने राज किया, तो काफी सोर्स है, कुछ सोर्स कॉइन्स के हैं, कुछ सिक्के के हैं। तो वो सिक्के बरवाला और अग्रवा से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो बरवाला से 9 सिक्के प्राप्त हुए थे, और अग्रवा जो है ना, वहां से 51 सिक्के, पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये सारी मैंने बात की है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से सिक्कों वाली बात आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन से संबंधित बात करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय निम्न में से कौन सा गणराज्य शक्तिशाली अवस्था में था। आप लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान के अंदर इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक यूनानी आक्रमणकारी हिंदुस्तान में जो सिकंदर आए थे। तो जब भारत के अंदर सिकंदर एक तरह से आते हैं, तो उस समय हिंदुस्तान के अंदर कौन सा गणराज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, है ना। तो ये ऑप्शन आपके सामने है ना। ये अर्धनायन, वैसे अर्जुन नायन है, आप लोग इसको थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं, अर्जुन नायन, ठीक है, ठीक है। या आप लोग इसको एक नाम से और बोल सकते हो,
अर्जुनायण, ठीक है। ये एक तरह से ऑप्शन ये है, ये थोड़ा सा अलग लिख रहा है, पुनित हो गया, अगर हो गया, युद्ध हो गया। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अगर, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा अगर। ये ध्यान रखना कि जब सिकंदर ने हमारे देश पर अटैक किया था तो उस समय कौन सा गणराज्य हरियाणा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में था? तो अगर गणराज्य। अगर गणराज्य एक तरह से कहां पर राज किया था? ज्यादातर हिसार उसके आसपास क्षेत्र में इनका मेन गढ़ हुआ करता था। और अगर गणराज्य की राजधानी अग्रवा हुआ करती थी और इसके एक प्रसिद्ध राजा महाराजा अग्रसेन आपने सुना होगा, जैसे कि मैंने अभी चर्चा आपके साथ की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो यूनानी है, ठीक है। यूनानी आक्रमण हुआ था सिकंदर का। तो जो ये यूनानी लोग है ना, कुछ यूनानी ऐसे इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार इस गणराज्य को एक तरह से अगर गणराज्य नहीं बोलते थे, इतिहासकार, ठीक है। यूनानी जो इतिहासकार है ना, अगर गणराज्य को अगर गणराज्य के नाम से नहीं जानते थे। तो यूनानी इतिहासकार अगर जनों को क्या बोलते थे? जो यहाँ के लोग हुआ करते थे या जो ये साम्राज्य था, तो इनको एक अन्य नाम से जानते थे। जैसे नदी के नाम भी यूनानी ने अलग अलग नाम दिए थे। तो यूनानी इतिहासकार के द्वारा जो अग्रजन है ना, इनको एक नाम से जाना जाता था, वो था अगल सोई, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है, आप लोग उसको समझोगे, अगल शोई, ठीक है। तो अगल से सोई क्या है? ये अगर गणराज्य के लोगों को अगल से सोई के नाम से जानते थे। और कौन बोलते थे? ये यूनानी इतिहासकार बोलते थे। इस बात को एक तरह से आप लोग समझना, ठीक है। अगर गणराज्य, ठीक है। प्राचीन इतिहासकार जो यूनानी इतिहासकार है वो अग्रजनों को अगल सोई के नाम से जानते थे, है ना। और सिकंदर ने एक तरह से अटैक भी किया था। लेकिन एक थोड़ा सा मैं बात करूं, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश के दौरान, मौर्य वंश के पतन के बाद ही एक तरह से ज्यादातर इनका उदय हुआ था। और मौर्य वंश जब चल रहा था उस समय एक तरह से इनका शासन चलता था, है ना। यानी मौर्य वंश के दौरान भी कुछ, मौर्य वंश के पतन के बाद कुछ गणराज्य उदय हुए, और कुछ जब मौर्य वंश चल रहा था तो उस समय एक तरह से ये गणराज्यों का उदय चल रहा था, मतलब ये शासन कर रहे थे। तो जो अगर गणराज्य है, जैसे अगर गणराज्य का विनाश हुआ या इसका पतन हुआ था, तो ये मौर्य वंश में विलय हो गया था, ठीक है। मौर्य वंश में विलय, तो कौन सा गणराज्य मौर्य वंश में विलय हुआ था? मौर्य वंश में विलय, मौर्य वंश में विलय होने वाला, ठीक है, मौर्य वंश में विलय होने वाला गणराज्य, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा मौर्य वंश में विलय होने वाला गणराज्य कौन सा था? हरियाणा का। तो मौर्य वंश में बाद में विलय हो गया था, है ना, और उसका नाम था अग्गर, और अग्गर गणराज्य, है ना। ये बिल्कुल सिंपल बात है ना। आप लोग इनको अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। ये होगी 2-3 बातें, ठीक है। और वैसे आप लोग जानते होंगे, है ना, सिकंदर के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है ना। इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। सिकंदर जो हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से अटैक करते हैं, ठीक है। और ये भारत के अंदर इस सिकंदर का जो फर्स्ट अटैक है वो बात करें तो इंडिया पर जो इसका फर्स्ट अटैक है, ठीक है, इंडिया में इसका जो फर्स्ट आक्रमण है सिकंदर का, वो हमारे देश में इंडिया में इसका पहला आक्रमण हुआ था साहब, ठीक है। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में इसने इंडिया में अटैक किया था। वर्सेस किसके खिलाफ किया था? तो राजा पोरस के खिलाफ किया था। ये आप लोग जानते होंगे, जो उस समय पंजाब के राजा हुआ करते थे। इंडियन हिस्ट्री में सारी चीजों को आप लोग कवर करते होंगे, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, है ना। और ये युद्ध का नाम क्या था? ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में किस नदी के किनारे? ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। झेलम जिसके अंदर, जिसके पास श्रीनगर शहर भी बसा हुआ है। लेकिन झेलम को उस समय झेलम नहीं बोला जाता था, झेलम को उस समय बोला जाता था वितिस्ता, ठीक है, ठीक है, झेलम वितिस्ता। लेकिन यूनानी लोग इसको ना तो वितिस्ता बोलते थे ना झेलम, तो यूनानी लोग इसको बोलते थे हाइडे स्पीसीज, ठीक है, हाइडे स्पीसीज। हाइडे स्पीसीज नदी को हम झेलम नदी बोलते हैं। आज अपने हिंदुस्तान में वैदिक सभ्यता में इस नदी का नाम था वितिस्ता, तो इसी कारण इसको झेलम वितिस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग जान पा रहे होंगे और उम्मीद कर रहे आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो है ना, इस सिकंदर की जो सेना थी, है ना, इस सेना ने, सिकंदर की सेना ने एक नदी पार करने से मना कर दिया था प्रारंभ में। एक नदी, ठीक है, पार करने से मना कर दिया था। कौन सी नदी पार करने से मना किया था? तो एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था हाइफासिस। मेरे हिसाब से आपने सुना होगा, हाइफासिस नाम की एक नदी बहती थी भारत के अंदर, आज भी बहती है, ठीक है। उस नदी को पार करने से मना कर दिया था। और उस नदी का नाम है ना, वो एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो सिकंदर की सेना ने भारत में जब आई थी तो इसकी सेना ने एक नदी भारत में प्रवाहित होती है जिसका नाम है हाइफासिस। इस हाइफासिस नामक नदी को एक तरह से पार करने से मना कर दिया था। ये यूनानी नाम है हाइफासिस नदी, लेकिन इसको आज हम बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। व्यास नदी को यूनानी लोग बोलते हैं हाइफासिस, और झेलम नदी को यूनानी बोलती है
हाइडेसपीसीज। तो इस बात को भी एक तरह से आप लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे होगे अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करें इस इंसान का, अगर हम गुरु की बात करें, ठीक है, तो इसके गुरु हुआ करते थे कौन भाई, इसके गुरु हुआ करते थे अरस्तु, जिसको जीव विज्ञान का एक तरह से जनक भी माना जाता है, ठीक है। ये एक तरह से जो अरस्तु है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं साथ साथ आपको करवा देता हूं, ज्यादातर पेपर में घूम जाते हैं, ठीक है। और जो ये अरस्तु है ना, अरस्तु की एक तरह से एक बुक है, ठीक है। अरस्तु जो है ना, इसकी एक बुक है और इसकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स है ना। तो पॉलिटिक्स एक पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना। और जो पॉलिटिक्स पुस्तक है ना, वो किसकी है, वो अरस्तु की है, ये ध्यान रखना, अरस्तु की, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है। तो जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था, तो उस समय पूछा गया हरियाणा में कौन सा गणराज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो सिकंदर के अटैक के दौरान हरियाणा में अग्र गणराज्य शक्तिशाली था। और यूनानी इतिहासकार अग्र जनों को या अग्र या अग्रवा के लोगों को अगल सोई के नाम से जानते थे। और यूनानी भाषा में अलग अलग एक तरह से नाम है, ठीक है, जैसे कि झेलम का, हाइडेसपीसीज, व्यास का, हाइपासिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। मौर्य वंश में बाद में इसका विलय हो गया था गणराज्य का, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको कर ली है। सिकंदर, इंडियन हिस्ट्री में भी सिकंदर के बारे में चर्चा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रवा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में आया हुआ है, अग्रसेन के कारण, शीतला माता के कारण, वैशाख पूर्णिमा या तुला राम के कारण, ठीक है। तो इसका एक तरह से क्या आंसर होगा, ये आपने बताना है। यानी कि भारत के अंदर, ठीक है, जो अग्रवा धाम है ना, अग्रवा जो स्थान है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप देखो, टाइटल मैंने पूरा सेट आपके सामने कर दिया। जितने क्वेश्चन एग्जाम इससे संबंधित बने हैं, सबके आंसर आप लोग कवर कर सकते हो। तो महाराजा अग्रसेन के कारण है, ठीक है, महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रवा धाम, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में कहां पर पड़ता है, हिसार के अंदर पड़ता है। अब देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में पूरी डिटेल हम लोग दे देते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन अग्र गणराज्य संबंधित बनेंगे ना, आप लोग सबके आंसर दे सकते हो, क्योंकि हम कंसेप्चुअल तरीके से शुरुआत में सारी चीजें आपके सामने सेट कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चन बने, आप लोग उनको अच्छे से कवर करने में आपको फायदा मिलता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा एक तरह से हिसार। अग्रसेन जो राजा थे, है ना, उसके कारण अग्रवा धाम प्रसिद्ध है, क्योंकि अग्रसेन की जो कैपिटल है ना, वो अग्रवा हुआ करती थी, जिसको प्राचीन काल में अग्रोदक के नाम से जानते हैं, जो कि बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में इसका वर्णन भी मिलता है, ठीक है। इतना समझ जाओगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझना। क्या समझना, एक ऋषि हुआ करते थे जिसका नाम था महर्षि गर्ग, ठीक है, शायद आपने सुना होगा। एक थोड़ा एक्स्ट्रा बात हम आपके सामने करें तो एक महर्षि गर्ग हुआ करते थे। तो महर्षि गर्ग ने, है ना, अग्रसेन को 18 यज्ञ करवाए थे, ठीक है। जो महर्षि गर्ग है ना, महर्षि गर्ग, इस महर्षि गर्ग ने क्या किए थे, जो अग्रसेन है ना, अग्रसेन जी, महाराज अग्रसेन, तो अग्रसेन से, ठीक है, 18 यज्ञ करवाए, ठीक है। अब 18 यज्ञ किसने करवाए, अग्रसेन ने करवाए। और किससे करवाए, महर्षि गर्ग से, ठीक है। तो ये समझा, अग्रसेन को, अग्रसेन से नहीं कहेंगे, अग्रसेन को, ठीक है, अग्रसेन को 18 यज्ञ कराने वाला एक तरह से ऋषि कौन थे, महर्षि गर्ग, ठीक है। ये एक तरह से यज्ञ चल रहे थे। आपने सुना होगा ना कि जब टोटल 17 यज्ञ तो हो गए थे, लेकिन जब 18वां यज्ञ चल रहा था ना, तो उसमें एक तरह से बलि दी जा रही थी, है ना। और ये बात पता लग गई थी महाराजा अग्रसेन को, क्योंकि उस समय महाराजा अग्रसेन उस समय यज्ञ के दौरान उपस्थित नहीं थे। तो जब 18वां यज्ञ चल रहा था, तो अग्रसेन जी को पता लग जाता है, और अग्रसेन जी, जो बलि दी जा रही थी यज्ञ के अंदर, अग्रसेन जी इसको एक तरह से मना करवा देती है कि ये यज्ञ नहीं होगा 18वां, क्योंकि इसमें तुम बलि दे रहे हो। इससे पहले 17 हो गए थे और 18वां आधा हुआ था, ठीक है। इसी कारण आप लोग जानते होंगे, जो भारत में अग्रवाल समाज है ना, ठीक है, उसके 17.5 गोत्र है। और इसी यज्ञ के बाद है ना, उन 17.5 गोत्र का उदय हुआ था, 17.5 गोत्र, ठीक है। अग्रवाल समाज के एक तरह से 17.5 गोत्र है। अगर कोई आप अग्रवाल समाज से हो तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे, 17.5 गोत्र, क्योंकि 17.5 यज्ञ हुए थे, 18वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। इस बात को आप लोग उम्मीद कर रहे हैं समझ चुके होंगे, है ना। अग्रवाल समाज की बात कर रहे हैं, जिनका उत्पत्ति स्थल अग्रवा ही धाम एक तरह से माना जाता है। वैसे अग्रवाल का मतलब क्या होता है, अग्रवाल का अर्थ होता है अग्र, एक तरह से अग्रसेन की संतान या अग्रवा के लोग, ठीक है। अग्रवाल जो है ना, अग्रवाल, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, आपसे अगर पूछे, इस शब्द का अर्थ है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इंट्रो में अर्थ है ना, टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस शब्द का अर्थ होता है अग्रसेन की संतान, ठीक है। अग्रसेन, जो महाराजा अग्रसेन राजा जी थे ना, अग्रसेन की संतान, ठीक है, अग्रसेन की संतान, या बोल दो अग्रवाह के लोग,
अग्रोहा के लोग, ठीक है, अग्रोहा के लोग या अग्रसेन की संतान, ये भाई साहब मैं बात कर रहा हूं, अग्रवाल शब्द का अर्थ होता है ना, और यज्ञ की बात मैंने करवाई, ये आप लोग इससे अच्छे समझोगे। तो अग्रसेन के कारण प्रसिद्ध अग्रवा धाम, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टीजीटी फाइन आर्ट एग्जाम 2023 में आया क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? और द्रोण पर्व आप लोग अच्छे से जान चुके हो क्योंकि महाभारत का टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। बिल्कुल एक तरह से हरियाणा जीके को बिल्कुल शुरू से स्टेप टू स्टेप सारे टॉपिक कवर करेंगे जितने भी हरियाणा की जीके संबंधित टॉपिक है ना, और पूरे एक्सप्लेन है ना, जिससे कि आप एक बार इन सभी चीजों को कवर कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए और उसके बाद सिर्फ आपने रिवाइज करना पड़े थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? देखो टोटल महाभारत में 18 पर्व है, ठीक है, 18 पर्व महाभारत में, 18 अध्याय, 18 दिन युद्ध चला था, ठीक है, 18 एक मेन अंक, 18 अक्षौहिणी सेना हुआ करती थी, जानते हो आप लोग, ठीक है। तो जो द्रोण पर्व है ना, और द्रोण पर्व जो है ना वो कौन सा पर्व है, एक बात और मैं बता दूं, तो टोटल 18 पर्व है, ठीक है, और महाभारत में जो 18 पर्व है ना उसमें एक पर्व है द्रोण पर्व, और ये वैसे देखे ना संख्यात्मक ये 7वें नंबर का है, टोटल 18 पर्व में ये 7वें नंबर का है द्रोण पर्व। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से पर्व में द्रोण 7वें पर्व में किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है ना, तो अग्र कुणिद अर्जुनायन योद्धे, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना साहब वो आएगा योद्धे, ठीक है, समझना मेरी बात को, योद्धे। अब देखो, अब आप एक चीज नोटिस करो हमारे एक तरह से तरीके से, है ना, कि हमने अभी अग्र गणराज्य पढ़ा और अग्र गणराज्य के जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग क्वेश्चन मैंने आपके सामने सेट कर दिए, और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब हम योद्धे गणराज्य में धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं। अब योद्धे गणराज्य से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे ना आपके सामने आएंगे और पूरा योद्धे गणराज्य के क्वेश्चन हम आपके सामने सेट कर देंगे, बिल्कुल एक तरह से अलग तरीके से ना, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, स्टेप टू स्टेप समझ पाओगे, बेहतर ढंग से समझ पाओगे अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग यूज करोगे तो योद्धे गणराज्य इसका सही आंसर आएगा, योद्धे गणराज्य, मेरी बात समझ जाओगे, योद्धे गणराज्य। महाभारत में कौन से एक तरह से पर्व में योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है? द्रोण पर्व में। या क्वेश्चन पूछे द्रोण पर्व में 7वें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? तो योद्धे गणराज्य का, ठीक है। ये सारी चीजें है। अब भाई साहब ये तो आप लोग समझ जाओगे द्रोण पर्व कौन से नंबर का है? 7वां। लेकिन बात आती साहब ये योद्धे क्या चीज है, क्या है ये योद्धे, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था हरियाणा में काफी एक तरह से गणराज्य आए थे, है ना, जैसे कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं आपको, योद्धे गणराज्य, अर्जुननायन गणराज्य, कुणिद गणराज्य, अग्र गणराज्य, ऐसे काफी गणराज्य की उत्पत्ति भारत में हुई और हरियाणा में इन 4 गणराज्यों ने राज किया। तो जो योद्धे गणराज्य है ना, युधिष्ठिर एक तरह से पांडु के 5 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें एक तरह से सबसे बड़ा युधिष्ठिर हुआ करता था। युधिष्ठिर हो गया, भीम हो गया, अर्जुन हो गया, जो कि कुंती के एक तरह से संतान थे, ठीक है, और माद्री जो पांडव की दूसरी पत्नी थी उससे नकुल और सहदेव हुए थे। तो जो इन पांडवों में सबसे बड़ा था ना युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के एक बड़ा पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था योद्धे। तो ऐसा कहते हैं कि जो महाभारत पात्र युधिष्ठिर है, ठीक है, उसका पुत्र था योद्धे और उसके नाम पर इस गणराज्य का नाम रखा गया था योद्धे गणराज्य। तो युधिष्ठिर के बड़े पुत्र, ठीक है, युधिष्ठिर के योद्धे गणराज्य नाम क्यों रखा गया? युधिष्ठिर के बड़े पुत्र योद्धे के नाम पर, युधिष्ठिर के बड़े पुत्र योद्धे के नाम पर, ठीक है, इस योद्धे गणराज्य का नाम एक तरह से आया। तो इस योद्धे गणराज्य की उत्पत्ति कहां से हुई? ये योद्धे शब्द है ना, ये शब्द कहां से आया? तो ये शब्द आया था पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के फिर बड़े पुत्र योद्धे के नाम पर, ठीक है। तो ये समझ जाओगे, है ना। कुछ इतिहासकार अलग बोलते हैं, इसमें कुछ अलग अलग है, तो ज्यादातर एक तरह से युधिष्ठिर के पुत्र योद्धे के नाम पर इस गणराज्य का नाम मानते हैं, समझ जाओगे। दूसरा कहते हैं कि जो युधिष्ठिर है ना, इसका विवाह युथा नामक एक तरह से महिला से हुआ था, है ना, और युथा नामक जो महिला है ना उसकी जो संतान थी ना वो योद्धे थी, कई ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो सेम ही बातें ज्यादा है नहीं, है ना। कहते युधिष्ठिर की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था युथा, ठीक है, युथा, ठीक है, युथा। और जो युथा की संतान थी ना, युथा की जो संतान थी, एक ऐसा भी मानते हैं, है ना, बात तो एक ही है, युथा की जो संतान थी उसका नाम था योद्धे और उसके नाम पर इसका नाम योद्धे गणराज्य। तो अभी मैंने बात करी है कि इसकी उत्पत्ति एक तरह से कहां से हो रही है इस गणराज्य की, ये 2 पॉइंट सिंपल एक तरह से मैंने बताए, समझ जाओगे। ये है, ठीक है, इंडो ईरानी कबीले के नाम से भी एक तरह से इनको जानते हैं, ठीक है। कहते ये है ना इंडो ईरानी, ठीक है। योद्धे कौन थे? इंडो यूनानी थे, इंडो ईरानी थे, या इंडो एक तरह से और कुछ ऑस्ट्रेलियन थे। तो इंडो ईरानी, है ना, इंडो ईरानियों कबीले के माने जाते हैं। योद्धे किस कबीले के माने जाते हैं?
इंडो ईरानी कबीले से संबंधित है योद्धे एक तरह से ये लोग, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी इसके अंदर एक बात और मैं करूं, है ना, ये तो आप लोग इसको तो समझ जाओगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एक बात और समझना, इनकी जो कैपिटल है, यानी कि हर गणराज्य की राजधानी थी, जैसे अगर गणराज्य की बात की थी, इनकी राजधानी क्या होती है, अग्रोवा, ठीक है। लेकिन योद्धे गणराज्य की अगर राजधानी की बात करें, ठीक है, योद्धे गणराज्य की राजधानी की बात करें, राजधानी, तो भाई साहब योद्धे गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी कहां पर, नौरंगाबाद में, ठीक है। और नौरंगाबाद जो जगह है ना हरियाणा में, ये आप लोग सभी जानते होंगे, ये नौरंगाबाद पड़ता है इन प्रेजेंट टाइम में साहब भिवानी के अंदर, ठीक है, भिवानी। तो योद्धे गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद और अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोवा, ठीक है। तो ये सारी चीज हो जाएंगी। और है ना, ये कई एक तरह से इतिहासकार ऐसा कहते हैं नौरंगाबाद इसकी कैपिटल, ध्यान रखना। लेकिन मैं यहां पर एक बात तुम्हें बता देता हूं, तुम पजल ना हो पाओ, ठीक है। हमारे देश के अंदर एक इतिहासकार है, ठीक है, अपने भारत के अंदर एक इतिहासकार हुई जिसका नाम था एएस अल्तेकर, ठीक है। एएस अल्तेकर वो क्या बोलता है, एएस अल्तेकर नाम का जो इतिहासकार है, ये समझना ढंग से, ये एक तरह से पजल मत हो जाना, कई बार ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एएस अल्तेकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एएस अल्तेकर, ये क्या कहता है, ये इनकी कैपिटल है ना, ये योद्धे की कैपिटल रोहतक मानता है, ठीक है। इनका मेन एरिया मानते हैं रोहतक, ठीक है। तो रोहतक किसके अकॉर्डिंग है, ये किसके अनुसार है रोहतक इनकी कैपिटल, एएस अल्तेकर के अनुसार रोहतक। बाकी ज्यादातर इतिहासकार इसकी कैपिटल नौरंगाबाद भिवानी को मानते हैं, है ना। तो इस बात को भी एक तरह से आप लोग समझना, ठीक है। एक अग्रवा के अंदर एक अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं अग्रवा अभिलेख, है ना, और उसमें भी रोहतक का ही वर्णन मिलता है। वैसे अग्रवा के अंदर एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख का नाम अग्रवा अभिलेख है, ठीक है। और अग्रवा अभिलेख में भी एक तरह से यही कहा गया है कि भाई इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, रोहतक। लेकिन अब डिपेंड करता है आपके पेपर में अकॉर्डिंग टू पूछे या आपसे ऐसा पूछ रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नौरंगाबाद इनकी एक तरह से प्रारंभिक कैपिटल में ही बात कर रहा हूं, है ना। और नौरंगाबाद से कुछ युद्ध कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो सिक्के सोर्स वगैरह प्राप्त हुए, उससे भी काफी इतिहासकार ने बनाया। तो नौरंगाबाद जो कि वर्तमान में भिवानी के अंदर है, ठीक है, नौरंगाबाद भिवानी। तो नौरंगाबाद जो भिवानी है ना, यहां से कुछ युद्धकालीन एक तरह से सिक्के प्राप्त हुए हैं और युद्धकालीन कुछ टकसाल प्राप्त हुई है, कुछ मोहरे प्राप्त हुई है। तो युद्धकालीन टकसाल कहां से प्राप्त हुई, कल ने पेपर में आपसे पूछा, युद्धकालीन टकसाल जहां पर सिक्के एक तरह से ढाले जाते थे, या युद्धकालीन मोहरे, है ना, स्टाम्प कहां से प्राप्त हुई, या युद्धकालीन सिक्के ज्यादातर कहां से प्राप्त हुए, तो नौरंगाबाद से प्राप्त हुए थे। तो ये एक तरह से इन सभी का क्या माना जाता है, नौरंगाबाद ये प्राप्ति स्थल भी माना जाता है, प्रारंभिक कैपिटल जो नौरंगाबाद में इसकी बता रहा हूं, ठीक है। तो सिक्के, मोहरे, टकसाल, युद्धकालीन है सारी चीजें, ये एक तरह से कहां से है, ये यहां से प्राप्त हुई है ना। दूसरा अगर एक बात और मैं इसके अंदर करूं, तो जो योद्धे है ना, योद्धे जो योद्धे गणराज्य के लोग हुआ करते थे, वो अपना पूजनीय देवता वो कार्तिकेय को मानते थे और इनका प्रतीक चिन्ह मोर होता था, ठीक है। योद्धे की बात कर रहे हैं, योद्धे के 2-3 क्वेश्चन मेन बनेंगे, ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। योद्धे का, ठीक है, पवित्र देवता, ये अपना पवित्र देवता किसको मानते थे, योद्धे कालीन लोग पवित्र देवता किसे मानते थे, तो ये एक तरह से कार्तिकेय को मानते थे, कार्तिकेय, गणेश जी के भाई कार्तिकेय। और इनका प्रतीक चिन्ह है, योद्धे लोगों का प्रतीक चिन्ह की बात करें, है ना, प्रतीक चिन्ह अगर इनका बात करें तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, मोर, क्योंकि कार्तिकेय का वाहन एक तरह से मोर ही है, ठीक है। तो ये एक तरह से कुछ मेन बेसिक चीजें आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो ज्यादा हार्ड पॉइंट है नहीं इतना। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है, तो योद्धे का मिलता है। अब योद्धे क्या है, योद्धे हरियाणा में गणराज्य हुआ करता था। बोले जी इस योद्धे नाम क्यों रखा गया, ऐसा बोलते इतिहासकार कि जो पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर जी का एक पुत्र हुआ करता था योद्धे, उसके नाम पर इस गणराज्य का नाम योद्धे रखा गया, इतना याद करना। राजधानी क्या थी साहब इसकी, तो योद्धे गणराज्य की राजधानी हरियाणा में हुआ करती थी, नौरंगाबाद भिवानी के अंदर। लेकिन एक एएस अल्तेकर नाम का इतिहासकार है, वो कहता है कि इनकी कैपिटल रोहतक हुआ करती थी और अग्रवा अभिलेख में भी रोहतक का वर्णन मिलता है, ठीक है। कुछ योद्धे काल के टकसालें मिली है, कुछ मोहरे स्टाम्प मिले हैं और कुछ कॉइन्स यानी कि सिक्के मिले हैं। और योद्धे कालीन जो मोहर, सिक्के, टकसाल मिली है ना, वो नौरंगाबाद भिवानी से ही मिली है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने सेट किए। अब और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं योद्धे काल के, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है
कि मौर्य के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गणराज्यों का उदय हुआ, इनमें से सबसे बड़ा गणराज्य कौन था। ठीक है, मैंने कहा मौर्य वंश के बाद काफी गणराज्यों का उदय हुआ था, हरियाणा में कुछ गणराज्य आज हम पढ़ रहे हैं, तो इन सब में से सबसे बड़ा है ना, 4 गणराज्य इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए और चारों ने हरियाणा के अंदर राज किया था अलग अलग स्थानों पर। तो सबसे बड़ा कौन सा था, ये एक तरह से पूछा है, तो इसका आंसर मैं आपको इस थोड़ी देर पहले दे भी चुका था, तो इसका आंसर आएगा योद्धे। ठीक है, योद्धे। ठीक है, तो मौर्य वंश के पतन के बाद हरियाणा में जो गणराज्य उदय हुए थे ना, उनमें सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था, योद्धे था, योद्धे। अब योद्धे का उत्पत्ति स्थल की बात तो मैं आपको कर चुका हूं, ये सारी सारी चीजें हो जाएंगी, है ना, यानी इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये सारी सारी चीजें तो आप लोग कवर कर रहे हो। लेकिन अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखो मौर्य वंश के पतन के बाद है ना सबसे बड़ा योद्धे है। अब जो योद्धे लोग है ना, इनको भी एक तरह से खाली नहीं रहने दिया, इनका भी युद्ध किसी न किसी वंश के राजाओं के साथ चलता रहता था। तो योद्धे का संघर्ष, योद्धे के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, उनका संघर्ष अपने भारत में किस वंश के साथ चला था, तो योद्धे का संघर्ष ज्यादातर चला था भारत में कुषाण वंश के राजाओं से, है ना, कुषाण शासकों से। ठीक है, तो भारत में कुषाण शासकों से संघर्ष किसने किया था, लगभग सभी ने किया था, लेकिन अभी हम योद्धे की बात कर रहे हैं, तो कुषाण शासकों से संघर्ष किया था इन लोगों ने, योद्धे लोगों ने। ठीक है, ये आप लोग समझना। एक कुषाण शासक हुआ करता था, आपने नेशनल जीके के अंदर पढ़ा हो तो, इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ाई भी जाएंगे, ऑफलाइन क्लास में तो पढ़ते हो आप लोग। एक विम कडफीसेस नाम का बंदा हुआ करता था, विम कडफीसेस। तो विम कडफीसेस से संघर्ष किया था इन योद्धे राजाओं ने, योद्धे गणराजाओं के एक तरह से लोगों ने। ठीक है, कुषाण शासक इसमें विजय हुए थे, ध्यान रखना, विजय कौन हुए थे, जब इनका संघर्ष चला था ना, तो योद्धे हालांकि इसमें हार गए थे और कुषाण लोग विजय हुए थे। कुषाण एक वंश है जो कि युच्ची जनजाति से एक तरह से इनका संबंध माना जाता है, जिसके संस्थापक कुजुल कडफीसेस नाम का राजा हुआ करता था। और कुषाणों का सबसे पराक्रमी राजा राजा कनिष्क, जिन्होंने महायान बौद्ध धर्म भी धारण किया था। कनिष्क आप लोग जानते होंगे, जिसने 78 ईस्वी में शासन ग्रहण किया था, और शक संवत का शुरुआत भी 78 में कनिष्क ने किया था, जिस शक संवत पर आधारित है हमारा नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर। तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं राजा कनिष्क के बारे में, काफी इसके दरबार में बड़े बड़े बौद्ध विद्वान हुआ करते थे, जैसे कि आपने सुना होगा वसुमित्र हो गया, अश्वघोष हो गया, ठीक है, और भाई साहब नागार्जुन जैसे बड़े विद्वान है ना, कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। काफी कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक हुआ करते थे, जैसे कि चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, वाग्भट हो गया, ऐसे बड़े बड़े महान लोग भी इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राजा कनिष्क वही राजा है जिसके शासन काल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति 98 ईस्वी के अंदर जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित करवाई गई थी, जिसके दौरान चौथी संगति में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, हीनयान और महायान। ठीक है, कनिष्क ने एक तरह से बौद्ध धर्म धारण किया था, और ज्यादा युद्ध इतने किए नहीं थे कनिष्क ने, हालांकि ज्यादातर व्यापारी टाइप का राजा था। ठीक है, और इसने सिल्क मार्ग की खोज की थी रेशम उद्योग हेतु। ये काफी चीजें हमने आपके साथ शेयर किए, और आपने ये चीजें मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा भी होगा। पतलून जैसी पोशाक पहनने वाला पहला राजा राजा कनिष्क। तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कनिष्क के, एग्जाम के इंपोर्टेंट है। गांधार शैली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक चरम सीमा पहुंची थी। गांधार जो यूनानी की हेलिस्टिक आर्ट और भारत की जो शैली को मिलाकर जो गांधार शैली का जन्म हुआ था ना, या एक तरह से ग्रीक हिंद ग्रीक शैली या हिंद यूनानी शैली यानी गांधार शैली, वो चरम सीमा पर कनिष्क राजा के काल में अपना परचम लहराती है। बहुत से क्वेश्चन बनेंगे राजा कनिष्क के। तो कनिष्क का जो वंश था ना, कुषाण वंश, उन कुषाणों के साथ इन योद्धे गणराज्यों का एक तरह से काफी संघर्ष चला था, काफी लंबे समय तक, लेकिन उसमें ये विम कडफीसेस से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं, कुषाण लोग जीत जाते हैं। ये सारे एक तरह से है। अब एक बात आती है यहां पर कि ये इस समय तो हार गए, अब इनका अंत फाइनल किसने किया, जो योद्धे लोग है ना, योद्धे गणराज्य जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो योद्धों का अंत, ठीक है, भारत में योद्धे गणराज्य का अंत किसने किया था, तो योद्धे गणराज्य का अंत किया था भारत में किसने भाई, समुद्रगुप्त नाम के राजा ने, जो कि गुप्त वंश का एक तरह से शासक था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त। तो गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त है ना, इन्हें क्या किया था, इन्होंने योद्धे गणराज्य का एक तरह से अंत किया था। इस बात को भी आप लोग मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। और गुप्त में योद्धे गणराज्य का अंत हुआ, और बाद में योद्धे का विलय किस में हो गया, बाद में जो योद्धे लोग है ना, इनका जो विलय है ना, विलय योद्धे विलय कहां पर हो गए थे, योद्धे का विलय बाद में समुद्रगुप्त इनका अंत करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इस बात को भी एक तरह से आप लोग समझना। एक मेरे हिसाब से आपने सुना होगा पाणिनि की अष्टाध्यायी, एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो
तो जो पाणिनि की अष्ट अध्यायी है ना, अष्ट अध्यायी में योद्धे जो लोग हैं, योद्धे गणराज्य के जो राजा महाराजा है, योद्धे को अष्ट अध्यायी में योद्धे को एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है भाई आयुध, ठीक है, आयुध जीवी, ठीक है। आयुध जीवी किसे कहा जाता है? आयुध जीवी योद्धे को कहा जाता है, क्योंकि आयुध जीवी का अर्थ होता है हथियारों पर जीवित रहने वाला, हथियारों पर जीवित रहने वाला आयुध जीवी है। तो किस गणराज्य को आयुध जीवी के नाम से भी जाना जाता था? पाणिनि के अष्ट अध्याय के अकॉर्डिंग बात करें तो आयुध जीवी इन योद्धे को ही कहा जाता था। एक बात आप लोग इसको भी थोड़ा सा माइंड में सेट कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। बाद में इनका गुप्तों में विलय हो गया था, ये बातें मैंने आपके साथ की है, ठीक है। और सुनना, जो योद्धे लोग हैं ना, एक भारत में गणराज्य और आया था, तो थोड़ी देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुणिद नाम का गणराज्य। तो योद्धे और कुणिद इन शासकों ने मिलकर, थोड़ी सी बात और समझते हैं, योद्धे, ठीक है, एक तो हो जाएगा योद्धे प्लस एक हमारे देश में साम्राज्य आया था, एक गणराज्य आया था कुणिद। तो योद्धे और कुणिद इन दोनों ने मिलकर, है ना, योद्धे और कुणिद इन दोनों ने मिलकर पता क्या किया था? एक कुषाण शासक हुआ करता था जिसका नाम था वासुदेव, जो कि कुषाण का अंतिम शासक था। कुषाण शासक वासुदेव, योद्धे ने कुणिदों के साथ मिलकर कुषाण शासक वासुदेव को भी पराजित किया था। यह ध्यान रखना, इसमें वासुदेव हार गया था, इस समय भीमकड़फी से जीत गया था, इस बात को ही समझना। और यह हमें प्रमाण इसलिए पता लगता है कि जब इन्होंने दोनों ने मिलकर मर्ज होकर इनको सुलटाया ना, वासुदेव जी को सुलटाया इन्होंने, तो इन्होंने एक सिक्के चलाए थे, कुछ कॉइन्स चलाए थे, उन कॉइन्स का नाम है द्विवार्ग, ठीक है। तो द्विवार्ग सिक्के है ना, द्विवार्ग सिक्के एक तरह से किसको दर्शाते हैं? द्विवार्ग सिक्के योद्धे और कुणिद दोनों ने मिलकर कुषाणों को हराया, और इस उपलक्ष्य में है ना, इन्होंने द्विवार्ग एक तरह से सिक्के चलाए थे। तो द्विवार्ग सिक्के, थोड़ा सा इसको भी आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है। महाभारत काल में और योद्धे काल में जो अपना हरियाणा है ना, उसको किस नाम से जानते थे? तो इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग कवर करना। एक बात और मैं बोल देता हूं यहां पर आपको नोट करके, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं? मैंने आपको महाभारत का जब डाटा पढ़ाया था तो मैंने कहा था महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता है, ये तो सिंपल बात आपने सुना होगा। तो महाभारत और योद्धे, ठीक है, इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों टाइम पीरियड में, महाभारत और योद्धे काल में, महाभारत और योद्धे काल में जो अपना हरियाणा है ना, उसको किस नाम से जानते थे? उसको बोलते थे बहुधान्यक, ठीक है, बहुधान्यक, बहुत ज्यादा अनाज, बहुत सारा अनाज, अनाजों की टोकरी, बहुधान्यक। तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक बोलते थे, और योद्धे काल में भी हरियाणा को बहुधान्यक के ही नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इन सभी चीजों को कवर कर चुके होंगे, ठीक है। गणराज्यों का उदय मौर्य पतन के बाद योद्धे हुआ था, जिसका मैं दोबारा बता देता हूं, जिसका उत्पत्ति स्थल युधिष्ठिर के बड़े पुत्र योद्धे के नाम से माना जाता है। योद्धे जो है ना, इनके बारे में हमने कुछ बात किया। इनका काफी समय तक संघर्ष चला था कुषाण शासकों के साथ, भीमकड़फीसेस के साथ संघर्ष चला, तो भीमकड़फीसेस इसमें जीत गए थे। लेकिन बाद में योद्धे लोगों ने एक कुणिद गणराज्य के राजाओं के साथ एक तरह से संधि की, है ना, मर्ज की दोनों सेना, और फिर ये कुषाणों पर लड़ने आते हैं वासुदेव के काल में, और वासुदेव को सुलटा देते हैं। द्विवार्ग सिक्के इस उपलक्ष्य में इन्होंने चलाए थे। आयुध जीवी योद्धे लोगों को कहा जाता है, योद्धे काल के राजाओं को कहा जाता है, जो कि हथियारों पर जीने वाले होते हैं, उनको आयुध जीवी के नाम से जानते हैं। पाणिनि के अष्टाध्याय में इसका वर्णन भी मिलता है। महाभारत और योद्धे काल दोनों में हरियाणा को बहुधान्यक बोला जाता था। बाकी योद्धे का एक तरह से मैं बता चुका हूं, टकसाल, मोहरे, सिक्के, प्राप्ति स्थल, ये सारी चीजें, ठीक है साहब। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धे का शासन था? वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में एचएससी ने पूछा, ये हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धे का शासन था? इस ऑप्शन का अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पानीपत है, रोहतक है, हिसार है, इसका सही आंसर एक तरह से क्या आएगा, ये थोड़ा सा आपने कमेंट करना है। मैंने कहा था दो क्षेत्र एक तरह से हमने बताए, एक तो इनकी कैपिटल औरंगाबाद मानी जाती है ना, लेकिन कुछ इतिहासकार रोहतक बताते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा इसका, वो आ जाएगा भाई साहब रोहतक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आ जाएगा रोहतक। अब रोहतक आंसर तो आगा, लेकिन दो तीन बातें और समझना। मैंने अभी बताया था एक इतिहासकार है जिसका नाम है ए.एस. अल्तेकर, ठीक है साहब, ए.एस. अल्तेकर है, ए.एल. अल्तेकर, अल्तेकर के अनुसार, ए.एस. अल्तेकर के अनुसार जो कैपिटल है ना योद्धे की, वो कैपिटल एक तरह से कौन सी मानी जाती है? वो कैपिटल मानी जाती है साहब रोहतक, ठीक है। ए.एस. अल्तेकर के अनुसार इसकी कैपिटल रोहतक मानी जाती है, ध्यान रखना। और जो योद्धे शासक हुआ करते थे, ठीक है,
जितने भी भारत में योद्धे शासकों ने राज किया, ठीक है, योद्धे शासक जो है वो एक उपाधि धारण करते थे। योद्धे शासक एक उपाधि धारण करके राज करते थे, और उनकी जो उपाधि हुआ करती थी ना, उस उपाधि का नाम होता था महाराजाई। ठीक है, तो महाराजा उपाधि धारण करके ये शासन करते थे। महाराजा, योद्धे शासकों ने कौन सा उपाधि धारण की थी? महाराजा। कोई ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से करोगे। तो रोहतक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। योद्धे गणों के कुछ सिक्कों पर ब्रह्म्स में देव अंकित है, वो निम्न में से किसे समर्पित है? कुछ योद्धे काल के कुछ कॉइन्स मिले, कुछ सिक्के मिले हैं, और उन सिक्कों पर ब्रह्म्स में देव एक शब्द अंकित है, वो निम्न में से किसे समर्पित है? किस देवताओं को समर्पित है? योद्धे काल के कुछ सिक्के मिले, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो योद्धे लोग थे ना, उनका पवित्र देवता कार्तिक हुआ करता था, और उनका प्रतीक चिन्ह मोर हुआ करता था। बात समझ जाओगे? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है कि ब्रह्म देव जो भी ये शब्द दिख रहा है ना, इस टाइप का पॉइंट, तो ये एक तरह से आंसर आ जाएंगे इसका कार्तिकेय, यानी कि गणेश जी के भाई, शिव पार्वती के पुत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। और इनका प्राचीन एक तरह से पूजनीय देवता, मैं बार बार कहता रहा हूं, इनका कार्तिक हुआ करता था, प्रतीक चिन्ह इनका मयूर हुआ करता था, ये आप लोग समझना। लेकिन कुछ बातें इसमें समझना एक्स्ट्रा जो हम आपके साथ कर रहे हैं वो। सर्वप्रथम योद्धे सिक्के, ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम, ठीक है साहब, सर्वप्रथम योद्धे क्या है समझ तो रहे ना, योद्धे गणराज्य, योद्धे सिक्के, सर्वप्रथम योद्धे सिक्के प्राप्त, यानी सबसे पहले योद्धे सिक्के कहां से प्राप्त हुए और कब प्राप्त हुए, ये सारी चीजें। तो सर्वप्रथम योद्धे सिक्के प्राप्त स्थल, यानी सर्वप्रथम योद्धे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? तो सर्वप्रथम योद्धे काल के सिक्के है ना, वो हरियाणा से प्राप्त नहीं हुए थे, वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे। इस बात को समझना। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है सहारनपुर, उत्तराखंड के नीचे, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर है सहारनपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है ना सर्वप्रथम योद्धे काल के सिक्के प्राप्त हुए थे। इस बात को समझना। एक कैप्टन कोटले नाम का बंदा हुआ करता था, उसके द्वारा किसको प्राप्त हुए थे? कैप्टन कोटले। ठीक है, ये एक इतिहासकार है अंग्रेज, कैप्टन कोटले। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नामक स्थान से सबसे पहले योद्धे कालीन एक तरह से सिक्के प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम योद्धे कालीन सिक्के की बात कर रहा हूं मैं, ये समझना। लेकिन एक आपने मेरे हिसाब से सबने सुना होगा, एक है खोखरा कोट। ठीक है, और जो ये खोखरा कोट जगह है ना, ये पड़ता है साहब रोहतक के अंदर, और ये क्वेश्चन तो आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, और ये हरियाणा पुलिस में भी आया हुआ है। तो रोहतक का जो खोखरा कोट है ना, रोहतक के खोखरा कोट से भी 1936 में योद्धे काल के सिक्के प्राप्त हुए थे। खोखरा कोट रोहतक, ठीक है, 1936 में योद्धे सिक्के प्राप्त। तो रोहतक के, और ये हरियाणा पुलिस में बना हुआ पॉइंट है, ये 1936 में योद्धे सिक्के, ठीक है, योद्धे सिक्के प्राप्त है। तो हरियाणा में योद्धे सिक्के प्राप्त हुए थे खोखरा कोट रोहतक से। इस बात को समझना। किसके द्वारा? तो भाई एक बीरबल सानी नाम का एक इतिहासकार बता रहा हूं मैं यहां पर। इस बीरबल सानी के द्वारा ये सिक्के प्राप्त हुए थे। खोखरा कोट योद्धे कालीन सिक्कों का प्राप्ति स्थल है, मैं ये बात कर रहा हूं 1936 में यहां से प्राप्त हुई थी। इस बात को आप लोग समझना। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट एक तरह से मेन है, इसको आप लोग अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, एक कुषाण शासक हुआ करता था, थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, और थोड़ा प्लस करके आप लोग कवर करो तो इनको। एक कुषाण शासक हुआ करता था, कुषाण वंश आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम था डिमिट्रियास। ठीक है, डिमिट्रियास एक कुषाण शासक था। कुषाण शासक डिमिट्रियास को योद्धों ने हराया था। विम कड़फी से हारे थे, बाकी इन्होंने कुषाणों को समेटा था बुरी तरह। डिमिट्रियास को योद्धों ने हराया। ये लाइन लिख दी मैंने, थोड़ा सा रिवाइज करो बार बार में तो अच्छे समझ जाओ, क्योंकि आप लोग इधर उधर को कर सकते हो। कुषाण शासक डिमिट्रियास को योद्धे लोगों ने हराया, और जब योद्धियों ने हराया ना, ठीक है, तो इन्होंने एक सिक्के चलाए थे जिसका नाम था योद्धेयाना भावधान के। ठीक है, क्या समझा मैं? सिक्के का क्वेश्चन था, हराया, और इस विजय में योद्धे लोगों ने एक सिक्के चलाए, और जो सिक्के चलाए उसका नाम मैं लिख रहा हूं, और वो नाम था योद्धेयाना बहुधान के।
तो योद्धेयाना भौधान के नामक जो सिक्के है ना, वो किसने चलाए थे? योद्धो लोगों ने कुषाणों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। इस बात को भी आप लोग समझना। जितने भी योद्धे काल के सिक्के मिले हैं, जितने भी एक तरह से योद्धे सिक्के मिले हैं ना, जितने भी योद्धे काल के सिक्के मिले हैं, जितने भी योद्धे काल के सिक्के हमें प्राप्त हुए ना हरियाणा में, वो सारे के सारे आज संरक्षित है। और ये झज्जर के अंदर है ना, अपने हरियाणा के अंदर झज्जर, तो झज्जर के अंदर एक संग्रहालय है, पुरातत्व संग्रहालय। इन सभी सिक्कों को यहां पर संभाल के रखा गया। योद्धे कालीन सिक्के एक तरह से वर्तमान में कहां पर संभाल के है? तो हरियाणा के अंदर एक तरह से झज्जर में है। ठीक है, तो ये एक तरह से सारी चीजें, और इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा सा एक तरह से टॉपिक आप लोग कवर कर रहे हो, है ना। योद्धे कालों ने कुछ सिक्के चलाए जिन पर ब्रह्मसमदेव लिखा होता था, कार्तिकेय भगवान से संबंधित है ब्रह्मसमदेव। और इन्होंने एक योद्धेयाना बहुधान्यक सिक्के भी चलाए थे कुषाणों की विजय उपलक्ष्य में। जितने भी योद्धे काल के सिक्के हिंदुस्तान से अलग अलग स्थान से जहां से भी मिले हैं, वो वर्तमान में हरियाणा के झज्जर के अंदर पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, ये बातें की हमने, है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्जुन नायन, अग्र हो गया, युद्ध हो गया। अब अर्जुन नायन को समेट देते, इससे क्वेश्चन बना बना के सारी चीजें। एक गणराज्य अर्जुन नायन, तो अर्जुन नायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? देखो, कुषाणों से संघर्ष चल रहा है। कुषाणों को तो भाई सब लोगों ने समेटा था। योद्धे ने कुषाणों को समेटा कुणिद के साथ मिलकर, और अर्जुन नायन गणराज्य के राजाओं ने भी कुषाणों को एक तरह से समेटा था। कब, कैसे, वो सारी चीजें तो पहले बनाते क्वेश्चन को माध्यम, फिर अर्जुन नायन साम्राज्य के बारे में बात करते। क्या है अर्जुन नायन साम्राज्य, कहां पर इनका एक तरह से एरिया हुआ करता था? वर्तमान हरियाणा भूभाग की बात करें तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम 2023 में आ चुका है, तो आप इसको समझना। क्वेश्चन इस टॉपिक से भी काफी बनते हैं, बट इस टाइप के टॉपिक को बच्चे साइड में कर देते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। बट इनको समझना है, सारी चीजें आसान। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। क्या बोला मैंने? अर्जुन नायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? तो ऑप्शन है योद्धे, कुणिद, अग्र, या सभी के साथ मिलकर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अर्जुन नायन, है ना, ये अर्जुन नायन क्या है? एक साम्राज्य, एक गणराज्य हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, वो आएगा योद्धे। ठीक है, तो योद्धों ने तो कुणिद के साथ मिलकर भी भगा भगा के मारा कुषाणों को, और योद्धों ने अर्जुन नायन के साथ मिलकर भी एक तरह से कुषाणों को पराजित किया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ जाओगे। दूसरी बात, अब जो ये है ना अर्जुन नायन, ये क्या है? इसको थोड़ा सा हमने कवर करना है। अर्जुन नायन साम्राज्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, नाम आया तो नाम पर पूरा पूरा अर्जुन नायन। ठीक है, अर्जुन नायन गणराज्य। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो किस नाम से संबंधित है? महाभारत पात्र से निकालो, अर्जुन जी के नाम से संबंधित है। तो उत्पत्ति की अगर बात करें ना, तो पांडु पुत्र जो अर्जुन जी हुआ करते थे एक तरह से, है ना, गांडीवधारी अर्जुन, है ना, तो ये एक तरह से भयंकर तीरंदाजी वाले। तो जो महाभारत पात्र अर्जुन है, तो अर्जुन के नाम पर इस साम्राज्य का एक तरह से संबंध माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझना। उत्पत्ति स्थल इसका किस नाम से है? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं पांडुपुत्र अर्जुन। ठीक है, पांडुपुत्र अर्जुन के नाम से, पांडुपुत्र अर्जुन के नाम से इस गणराज्य का उदय माना जाता है। तो नाम तो लिया गया इसका यहां से, समझ जाओगे। ये एक तरह से मैंने बात की है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हो गया इसकी उत्पत्ति स्थल। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सीधी बात करें, पूरा पूरा अर्जुन नायन साम्राज्य के बारे में बात करेंगे हम, वैसे इसकी बात करें तो जब इन्होंने योद्धे और अर्जुन नायन ने एक तरह से दोनों मिलकर कुषाणों को हराया ना, ठीक है, तो उन्होंने एक सिक्के चलाए थे, सिक्के। और जो सिक्के इन्होंने चलाए ना, वो सिक्के चलाए थे द्वि नाम के सिक्के। ठीक है, द्वि नाम के जो सिक्के है ना, तो क्वेश्चन चलते द्वि नाम के सिक्के किसको संकेत करता है? तो द्वि नाम के जो सिक्के है ना, वो किसको संकेत करता है? वो अर्जुन नायन प्लस योद्धे, जो गणराज्य हरियाणा में थे, योद्धे की विजय का एक तरह से संकेत है सिक्कों पर द्वि शब्द। तो द्वि शब्द जो सिक्कों पर मिला है, वो किस दो साम्राज्यों का एक तरह से संबंध रखता है? अर्जुन नायन और योद्धे, इन दोनों ने मिलकर एक सिक्के चलाए जिसका नाम था द्वि सिक्के। ठीक है, द्विवार्ग सिक्के अभी मैंने बात किया, एक है द्वि सिक्के। इस टाइप को चीजें भी आप लोग याद करना। एक इन्होंने सिक्के और चलाए थे जिसका नाम था त्रि। ठीक है, और त्रि में कौन आ गए? तो त्रि में मेरे हिसाब से आप लोग समझ जाओगे, तीन आ गए, योद्धे, कुणिद और अर्जुन नायन। त्रि में कौन आ जाते हैं?
सिक्के तीनों ने मिलकर चलाए थे, उन पर संकेत लिखते थे ये। एक तो योद्धे, ठीक है, एक अर्जुनायन, 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 और एक हो जाएगा भाई साहब कुणिद। इन तीनों ने मिलकर मर्ज होकर एक सिक्का चलाया जिसको सिक्के के नाम से जाना जाता था। सिक्के अर्जुनायन और योद्धे की विजय का संकेत है कुषाणों पर, है ना। तो ये एक तरह से मैं बात कर रहा हूं और उम्मीद कर रहे आप लोग इसको इतना तो समझ चुके होंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बोला अर्जुनायन गणराज्य का जो उदय पांडुपुत्र अर्जुन के नाम पर एक तरह से माना जाता है। इस बात को आप लोग एक तरह से समझ जाओगे। लगभग 200 ईसा पूर्व है ना, इस अर्जुनायन का एक तरह से उदय माना जाता है। लगभग 200 एक तरह से ईसा पूर्व, ठीक है, लगभग 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व में उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। ऐसा एक तरह से इतिहासकार के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, है ना कि मैं अपने हिसाब से। एक इतिहासकार हुआ करता था डॉक्टर जायसवाल, तो डॉक्टर जायसवाल इसका जो उत्पत्ति है ना वो लगभग इतनी साल पहले मानता है। डॉक्टर जायसवाल जो इतिहासकार है उसके अनुसार इस गणराज्य की उत्पत्ति लगभग 200 ईसा पूर्व एक तरह से मानी जाती है। ईसा पूर्व बात किया, ठीक है। अगर हम बात करें इसका क्षेत्र कहां पर था, ठीक है, कहां पर इसका क्षेत्र था, अर्जुनायन जो है ये एक तरह से किस एरिया, किस क्षेत्र में, तो इनका ज्यादातर जो एरिया है ना वो राजस्थान के अंदर एक तरह से हुआ करता था। इस बात को समझना, राजस्थान। लेकिन हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में जो है ना, अगर आज की तारीख में बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा के अंदर जो अपना महेंद्रगढ़ जिला है ना, महेंद्रगढ़ जिला, तो महेंद्रगढ़ जो जिला है ना, महेंद्रगढ़ और आसपास का जो एरिया है वो अर्जुनायन क्षेत्र का एक गढ़ माना जाता था। कुल मिलाकर दक्षिण हरियाणा में अर्जुनायन साम्राज्य ने राज किया था। वैसे ज्यादातर इनका एरिया राजस्थान माना जाता है, उत्पत्ति स्थल राजस्थानी माना जाता है, बट इन्होंने हरियाणा के दक्षिण में एक तरह से राज किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। अर्जुनायन जो साम्राज्य है ये बाद में एक तरह से समुद्रगुप्त, मेरे हिसाब से आपने सुना होगा, ये बाद में एक तरह से जो समुद्रगुप्त राजा हुआ करते थे ना, उस समुद्रगुप्त के अंडर में एक तरह से आ जाते हैं, समुद्रगुप्त के अधीन हो जाते हैं। एक बात और मैं कर देता हूं, ठीक है, जो राजा भारत के अंदर हुआ करते थे, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है, तो समुद्रगुप्त के अधीन हुए थे ये, ठीक है। तो जो ये राजा है बाद में अर्जुनायन, ये किसके अंडर में एक तरह से हो गए थे, बाद में ये समुद्रगुप्त के अंडर हो गए थे, समुद्रगुप्त के अधीन हो गए थे। तो इस बात को भी समझना, यानी अर्जुनायन का विलय भी कहां पर हुआ था, अर्जुनायन का विलय भी एक तरह से गुप्तों में हो गया था, ठीक है। और ये वही समुद्रगुप्त है जिसको हमारे देश में अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे कि लिच्छवी दोहित्र, ठीक है। भारत में लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है, तो भारत में भाई लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है इसको, ठीक है, समुद्रगुप्त को। कविराज भारत में किसे कहा जाता है, कविराज, जिसने हरिशैन इसके दरबार में हुआ करते थे कवि, है ना, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी, है ना, तो कविराज एक तरह से समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ के द्वारा इसको कहा गया, ठीक है। तो कई नाम से इसको जाना जाता है, विक्रमांक के नाम से जाना जाता है ना, भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें है ना, मेरे हिसाब से वॉइस वगैरह क्लियर आ रही होगी। एक मिनट रुकना भाई।
जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी एक तरह से वही सारा होगा। चलो बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, पूर्व ईसाई युग के, यानी पूर्व ईसाई युग मतलब तो ईसा, एक तरह से ईसा पूर्व की बात की जा रही है। ये यौध्य जनजाति गणराज्य से जुड़ा हुआ है और 1938 में बीरबल साहनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के के हेरो की श्रृंखला प्रदर्शित करता है हरियाणा पुलिस 2018 में। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी कर चुका हूं। जैसे आपने एक तरह सुना होगा कि हमारे देश के अंदर जो कुछ योद्धकालीन सिक्के हैं वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्राप्त हुए थे, लेकिन इसके बाद जो योद्धकालीन सिक्के है ना ये अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए थे। जैसे कि भारत के अंदर ये सिक्के, अपने भारत की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए थे और सहारनपुर के अलावा ये हरियाणा के खोखरा कोट नामक स्थान से, जो कि वर्तमान में रोहतक के अंदर एक तरह से पड़ता है, तो यहां से भी सारी चीजें प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो प्राप्त हुए थे इंडो ग्रीक सिक्कर है ना वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो खोखरा कोट नामक स्थान आ जाएगा, जो कि वर्तमान में एक तरह से रोहतक में है। योद्धकालीन सिक्के, ये सारी चीजें। योद्धों का प्रशासन डिवीजन है ना वो दो भागों में बटा हुआ था। तो बात समझना यहां पर, जो योद्ध है ना, योद्धे का प्रशासन डिवीजन, ठीक है, योद्धों का प्रशासन जो डिवीजन है ना इसके दो भाग थे और दो भाग कौन कौन से स्थानों पर था, एक तो रोहतक और एक सिरसा। ये समझना, योद्धे का प्रशासन डिवीजन दो भागों में बटा हुआ था, एक रोहतक और एक सिरसा, ठीक है। लेकिन ज्यादा पेपर में इतना बनेगा इसके सिक्के कहां कहां से प्राप्त हुए थे, और ये हरियाणा पुलिस में खोखरा कोट वाला 2018 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। तो खोखरा कोट से जो सिक्के प्राप्त हुए थे, किस गणराज्य के प्राप्त हुए थे, वो योद्धकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। इस बात को आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, आज का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था, ठीक है, ये पूछा गया। देखो मैंने अभी कहा अर्जुन नायन जो है ना वो राजस्थान के अंदर ज्यादातर इसका एरिया माना जाता था, लेकिन हरियाणा के अंदर जो दक्षिण पार्ट है ना, यानी कि महेंद्रगढ़ हो गया, आसपास के इलाके हो गए महेंद्रगढ़ के, तो यहां पर अर्जुन नायन क्षेत्र का एक तरह से मेन गढ़ हुआ करता था। तो राज्य के वर्तमान के महेंद्रगढ़ जिले में बात करें कौन सा गणराज्य था, अर्जुन नायन गणराज्य, ठीक है। तो इसका अर्जुन नायन हो जाएगा। अग्र की हम बात कर चुके हैं, अग्र कहां पर था, अग्र एक तरह से हो जाएगा भाई साहब अग्रोवा, ठीक है। तो अग्र कहां पर हो जाएगा, अग्र हो जाएगा अग्रोवा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बात करें। कुणिद जो है, कुणिद अभी कुणिद हम पढ़ेंगे। ये कुणिद जो है ना ये मध्य हिमालय, ठीक है, उत्तर नॉर्थ की बात करें तो मध्य हिमालय एक तरह से एरिया जो था ना मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय जो एरिया था वो कुणिदों का क्षेत्र माना जाता था। नेपाल से भी एक तरह से जुड़े हुए थे ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा अर्जुन नायन, जो कि अर्जुन नायन के बारे में बात कर चुकी है। तीन गणराज्यों के बारे में बात कर चुके हैं, टोटल 4 गणराज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा चौथे गणराज्य से संबंधित होगा, जैसे कि आप लोग देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह कुणिदों की राजधानी बताया जाता है। देख कुणिद 4 गणराज्य, अग्र, योद्धे, कुणिद और अर्जुन नायन, तीन के बारे में बात कर चुके हैं। कुणिद गणराज्य, जो कुणिद गणराज्य है ना, तो पूछा कौन सी जगह कुणिदों की राजधानी एक तरह से बताया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, एक मिनट भाई ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ना वो आ जाएगा भाई साहब क्या, अंबाला, ठीक है। कुणिदों जो कैपिटल है वो मानी जाती है भाई अंबाला। अंबाला इन प्रेजेंट टाइम आप लोग जानते होंगे, अंबाला अपना एक तरह से हरियाणा अंबाला ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कुणिदों के बारे में, ठीक है। ये जो कुणिद है ना ये एक तरह से कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं, इसको आप लोग थोड़ा सा समझना। अंबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। अंबाड़ा, इनका जो उत्पत्ति स्थल है ना वो मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय हो गया, ठीक है। ये इनका मेन उत्पत्ति स्थल माना जाता है कुणिदों का। और कुणिदों जो कैपिटल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी हुआ करती थी, कुणिदों कैपिटल हुआ करती थी अंबाड़ा, ठीक है। ये सारी आप लोग चीज समझ जाओगे, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। वॉइस वगैरह एक बार मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो हो जाएगा ये। तो देखो इनका क्षेत्र कौन सा हुआ करता था, मेन पॉइंट आता है इनका कुणिदों का क्षेत्र कौन सा हुआ करता था। सबसे पहला पॉइंट आता है इनका एरिया, किस एरिया में विस्तृत है, ये किस क्षेत्र में एक तरह से विस्तृत है। तो इनका एरिया हो जाएगा मध्य हिमालय। कुणिदों जो एरिया हो जाएगा एक तो मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय जो क्षेत्र है, टोटल हिमालय के एक तरह से 4-5 पार्ट आप लोग देखोगे। मध्य हिमालय, काली नदी घाटी, ठीक है, मध्य हिमालय, काली नदी घाटी, ठीक है, मध्य हिमालय, काली नदी घाटी, प्लस एक जो वर्तमान में यमुना नदी जो घाटी क्षेत्र है ना, ये कुणिदों का एरिया माना जाता था। यमुना नदी घाटी, ठीक है, ये माना जाता था कुणिदों का एरिया, ठीक है साहब। राजधानी हरियाणा बात करें तो अंबाड़ा, वैसे कई क्षेत्रों में कुणिदों ने राज किया था, लेकिन हरियाणा में इनकी जो कैपिटल वो एक तरह से अंबाड़ा। इस बात को आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉइंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसके लिए कुलून शब्द का प्रयोग किया है? कुलून शब्द, और कुलून शब्द का जो प्रयोग है ना वो कुणिदों के लिए किया गया। बात को समझ रहे हो? कुलून शब्द का प्रयोग कुणिदों के लिए किया गया। कुणिदों जो एरिया था वो मैंने आपको बताया। अब देखो एक बात यहां पर करते हैं, आप इसको समझना। जो कुणिद है ना, कुणिद 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 के प्रकार, 3 प्रकार थे इन कुणिदों का। कुणिदों का 3 प्रकार था भाई, 3 टाइप के एक तरह से एरिया, 3 टाइप इनका समय, 3 भागों में बटा इनका समय कुणिदों का। जैसे चोल का आपने सुना होगा, 9वीं शताब्दी के चोल, एक प्राचीन चोल। 9वीं शताब्दी के चोल की कैपिटल तंजौर, प्राचीन चोलों की राजधानी उरेयूर। ऐसे इनका भी एक तरह से समय के अकॉर्डिंग इनको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक इनको बांटा गया प्राचीन कुणिद, एक मध्य कुणिद और एक उत्तरवर्ती कुणिद। ठीक है, एक तो इनको बांटा गया प्राचीन कुणिद, ठीक है, एक इनको बांटा गया मध्य क्षेत्र में मध्य कुणिद, और एक इनको बांटा गया उत्तरवर्ती कुणिद। एक कुणिद साम्राज्य के 3 प्रकार है। ठीक है, जो प्राचीन कुणिदों का समय माना गया ना वो माना गया भाई साहब 1500 से 900 ईसा पूर्व, यानी वैदिक सभ्यता के बात की कर रहे हैं हम बात। 1500 से 900 ईसा पूर्व जो है ना वो एक तरह से माना जाता है प्राचीन कुणिदों का समय। बात समझ जाओगे? मध्य जो कुणिद है, मध्य कुणिद, उनका 900 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जो शासन काल है वो 900 से 200, ठीक है, 900 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व का जो काल है मध्य कुणिदों का शासन काल माना जाता है। उत्तरवर्ती जो कुणिद है इसके बाद का जितना 200 से लेकर 300 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व, यहां पर ईसा पूर्व, और 300 ईस्वी, ध्यान रहे यहां पर ईस्वी बोल दिया मैंने, ये एक तरह से माना जाता है। इनको 3 समय का अकॉर्डिंग कुणिदों को 3 है, प्राचीन कुणिद, मध्य कुणिद, उत्तरवर्ती कुणिद। हरियाणा में इनकी राजधानी अंबाड़ हुआ करती थी, ये आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। जो प्राचीन कुणिद है ना, जो प्राचीन कुणिद है, प्राचीन, इन प्राचीन कुणिदों का तो महाभारत में वर्णन है। ठीक है, महाभारत में वर्णन, प्राचीन कुणिदों का वर्णन महाभारत में। कौन से समय, कौन से कुणिदों का वर्णन महाभारत में? तो प्राचीन कुणिदों का, क्योंकि महाभारत काल की बात है, 900 ईसा पूर्व में वैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, आप लोग जानते होंगे। और जो प्राचीन कुणिद है ना इसका एक पराक्रमी शासक हुआ करता था। जो प्राचीन कुणिद था ना, प्राचीन, इसका एक प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुबाहु। प्राचीन कुणिदों का प्रसिद्ध राजा, जो प्राचीन कुणिद हुआ करता था ना उसका प्रसिद्ध, अगर हम शासक की बात करें ना, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सुबाहु। तो सुबाहु कौन से गणराज्य का राजा था? ये। अगर हम प्राचीन कुणिदों में इसका लास्ट शासक बात करें तो प्राचीन कुणिदों का लास्ट शासक हुआ करता था विराट। ठीक है, ये मैंने प्राचीन कुणिदों के बारे में 2-3 बातें की, आप लोग इसको समझ जाओगे। ठीक है, सुबाहु प्राचीन कुणिदों का राजा माना जाता था, और सुबाहु की जो कैपिटल है ना वो श्रीनगर माना जाता था। प्राचीन कुणिदों की कैपिटल श्रीनगर, ये सुबाहु कुणिद की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, अब करते हैं मध्य कुणिद। जो मध्य कुणिद है इनका इतना ज्यादा वर्णन मिलता नहीं है, लेकिन एक बात यहां पर मैं करूंगा उसको थोड़ा समझना। जो ये उत्तरवर्ती कुणिद है ना इसका भाई साहब एक प्रसिद्ध राजा पेपर में आता है और हमेशा आता है। जो ये उत्तरवर्ती कुणिद यानी कि मध्य के बाद जो कुणिद आए थे 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक इन्होंने जो राज किया था ना, इसके एक प्रतापी राजा हुआ करता था, यानी कि प्रसिद्ध राजा हुआ करता था प्रतापी राजा। कौन सा का प्रतापी राजा बता रहा हूं मैं? उत्तरवर्ती कुणिद का, और उसका नाम हुआ करता था अमोघ भूति। अगर ऑल ओवर आपसे पूछे ना कुणिदों का सबसे पराक्रमी राजा कौन था? अमोघ भूति नाम का राजा। ये एक तरह से भाई साहब अमोघ भूति जो राजा है ये उत्तरवर्ती कुणिदों का प्रतापी राजा है। ऑल ओवर सभी राजाओं, कुणिदों में सभी राजाओं का सबसे मेन राजा, एक वर्ड में पूछे तो अमोघ भूति हुआ करता था। ठीक है, अमोघ भूति के शासनकाल में है ना ये मौर्य वंश के अधीन हुआ करता था। मौर्य वंश के अधीन कुणिद, अमोघ भूति जो एक राजा था कुणिद, तो उस समय मौर्य वंश के अधीन हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा समझ जाओगे, जो कुणिद है ना उत्तराखंड, जो उत्तराखंड जानते होगे वर्तमान में जो उत्तराखंड है ना, आज भारत के अंदर राज्य उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का फर्स्ट राजवंश अगर किसी को माना जाता है ना तो इन कुणिदों ने हरियाणा में राज किया था। अंबाड़ा मेन गढ़ बता रहा मैंने इसका हरियाणा। उत्तराखंड का फर्स्ट राजवंश है ना वो भाई साहब कुणिद को ही कहा जाता है। उत्तराखंड का फर्स्ट राजवंश कुणिद को कहा जाता है।
अब हम देखो इतना लेवल में लेके नहीं चलेंगे, हरियाणा जीके से बात करें। हरियाणा में कुनिदो की कैपिटल कितनी थी, सॉरी कौन सा शहर था, अम्बाड़ा, याद करना, ओवर। कुनिदो का सबसे पराक्रमी राजा कौन था, अमोघभूति, ओवर। ठीक है, ये पार्ट 3-4 मैंने बताई, नेशनल जीके में काम आ जाते हैं, बाकी हरियाणा के लिए आप लोग इनको इतना याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें पाणिनि के अष्टाध्याय में इन कुनिदो को कुलीन बोला गया, कुलीन, इस बात को भी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कुनिद कालीन चांदी व तांबे के सिक्के पर किस शासक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुछ एक तरह से सिक्के मिले कुनिद के, और मैंने बताया इनका सबसे पराक्रमी राजा है ना, ऑल ओवर सबसे पराक्रमी राजा पूछे तो भाई साहब कौन मैं बता रहा हूं, अमोघभूति। तो अमोघभूति, जब भी कुनिदो की बात करें, राजा की बात करें ज्यादातर तो आंसर लगा देना अमोघभूति, ये इसका बिल्कुल एक तरह से सही आंसर आएगा, अमोघभूति। ये कुनिदो का सबसे पराक्रमी राजा था, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, ये है। और इन्हीं कुनिद में सभी गणराज्यों की बात करें तो कुनिदों ने है ना चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये है। और अपने हरियाणा के अंदर है ना कुनिद काल के कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक है, सिक्के प्राप्ति स्थल, हरियाणा में सिक्के कहां पर मिले इनके, प्राप्ति स्थल। तो हरियाणा में इनके जो सिक्के है ना वो अम्बाड़ा के अंदर मिले, अम्बाड़ा, क्योंकि अम्बाड़ा इनकी कैपिटल हुआ करती थी कुनिदों की। और अम्बाड़ा जो है ना, अम्बाड़ा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नारायणगढ़। ठीक है, जो कि चौहानों का उत्पत्ति स्थल भी एक तरह से माना जाता है, ऐसा। तो नारायणगढ़ जो अम्बाड़ा है ना, वहां पर कुनिदों के एक तरह से सिक्के मिले, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा अन्य स्थान भी है, सिक्के प्राप्ति स्थल अम्बाड़ा तो है, अन्य स्थल भी है, कहां कहां से कुनिदों के सिक्के हरियाणा मिले। तो और थोड़ा सा अगर बात करें तो एक आपने जगह सुना होगा जगाधरी, एक बुढ़िया का रंग महल आपने सुना होगा, एक जगाधरी, दोनों यमुनानगर के अंदर है, और एक करनाल। ठीक है, तो जगाधरी, ठीक है, एक हो जाएगा बुढ़िया, ये जो स्थान है यमुनानगर में, दोनों जगाधरी बुढ़िया, और एक करनाल। ये कुछ ऐसे स्थान है जहां से कुनिद कालीन सिक्के प्राप्ति स्थल एक तरह से है। नारायणगढ़ अम्बाड़ा से, जगाधरी से, बुढ़िया से और करनाल से कुनिद कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, इस बात को आप लोग समझना। जो इनके सिक्के मिले है ना, इन पर क्या अंकित थे, कुनिद कालीन जो सिक्के मिले हैं इन पर क्या क्या एक तरह से अंकित थे। तो इन पर कुछ पशु वगैरह के चित्र एक तरह से अंकित है, देवी के चित्र अंकित है। तो देवी और मर्ग, मर्ग बोले तो हिरण की कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मर्ग और देवी, ये इस कुनिद कालीन सिक्कों पर एक तरह से अंकित है, इस बात को भी थोड़ा समझना। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में एक तरह से लिखे गए हैं, कुछ इन पे संकेत मिले हैं। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि इतना डीपली आएगा नहीं, कौन सी लिपि में एक तरह से जो भी लिखा गया था। ठीक है, नारायणगढ़ जो मैं बता रहा हूं चौहान राजपूतों का एक तरह से मूल स्थान इसको माना जाता है कुछ इतिहासकार को अकॉर्डिंग, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं। ठीक है, इतिहास को थोड़ा, बट हरियाणा जीके में मान लेते हैं हरियाणा में कौन सा स्थान है जो चौहान उत्पत्ति माना जाता है, नारायणगढ़, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग कवर कर लोगे, है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको कवर करोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शासक कुनिदों के अधीन थे, मौर्य, खस, गुप्त, शक। पूछा गया कुनिदों के कौन अधीन थे। तो देखो एक यहां पर शब्द आया खस शब्द, तो जो नेपाल है ना, नेपाल जो है ना, नेपाल इन प्रेजेंट टाइम कंट्री नेपाल, तो नेपाल में इन खस समुदाय के राजाओं ने राज किया था, नेपाल में राज किया था, नेपाल में राज चला था किनका, खस एक तरह से शासक का। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर आएगा खस। अभी सुना नहीं होगा, तो ये कौन थे, ये नेपाल के अंदर एक तरह से राजा हुआ करते थे, खस समुदाय के, नेपाल में ज्यादातर राज किए थे। और ये जो है ना, ये बौद्ध धर्म के लोग थे, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। ठीक है, खस समुदाय के लोग ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और ये इन कुनिदों के अधीन हुआ करते थे, इस बात को भी आप समझ जाओगे। इसी कारण जो कुनिद शासक है ना, उनको खसाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। तो किस गणराज्य के राजाओं को खसाधिपति के नाम से जाना जाता है, तो कुनिद राजाओं को खसाधिपति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके ऊपर राज करते थे, खस के ऊपर राज करते थे कुनिद लोग। ठीक है, इस बात को आप लोग समझना, समझ जाओ। ये है, एक आया यहां पर शक। ठीक है, कुनिद जो लोग है ना, कुनिद बाद में जो कुनिद लोग है ना, कुनिद का विलय बाद में किस राजवंश में हो गया था, तो कुनिद का विलय बाद में हो गया था शक में मिले थे और खस पर हावी थे। ठीक है, खस इसके अंडर में होते थे और कुनिद शक के अंडर में होते थे, समझ जाओगे ये सारी चीजें।
शक वही है जिसका प्रतापी राजा रुद्रदामन फर्स्ट, आपने सुना होगा, संस्कृत में लेख लिखवाए थे उन्होंने, जूनागढ़ शिलालेख, जो कि संस्कृत का फर्स्ट शुद्ध शिलालेख माना जाता है। जूनागढ़ जो शिलालेख है वो रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित है ना, जो कि शक वंश का एक प्रसिद्ध प्रतापी राजा हुआ करते थे। और गुजरात के काठियावाड़ में जो सुदर्शन झील है उसका पुनः निर्माण भी एक तरह से इस बंदे ने किया था, जो कि सुदर्शन झील मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी। बट सालों साल एक तरह से चली, बाद में खंडर होगी। काफी राजाओं ने इसका पुनः निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, जिसमें एक शक राजा रुद्रदामन फर्स्ट है, इसने भी सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। तो इन शक के अंदर बाद में कुणिद मिल गए थे, और खस जो समुदाय नेपाल में राज करते थे, कुणिद इनको अपने कब्जे में रखते थे। इस क्वेश्चन का मतलब ये था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते, कुछ क्वेश्चन और है हमारे, है ना। ऐतिहासिक गांव सुग अवस्थित है। ठीक है, इसको या तो आप लोग सुग बोल सकते हो या इसको आप सुग बोल सकते हो। ठीक है, ये नाम लिखा मिलेगा ज्यादातर, शुग है। तो ये कहां पर ऐतिहासिक एस्टेट 2023 में आया था, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई यमुनानगर। तो यमुनानगर के अंदर एक सुग नामक जो ऐतिहासिक स्थल है, ये यमुनानगर के अंदर है ना। और ये जो है ना, यहां से एक पुरातात्विक खोज मिली है, टोपरा अभिलेख। ठीक है, सुना होगा है ना, यमुनानगर जो है ना सुग, यहां से मिला है टोपरा अभिलेख। ठीक है, आपने सुना होगा ना अशोक का टोपरा अभिलेख। ठीक है, तो टोपरा अभिलेख, ठीक है, टोपरा अभिलेख, ठीक है, प्राप्ति स्थल भी है, ध्यान रखना। टोपरा अभिलेख जो बाद में फिरोज शाह तुगलक इन टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर आ जाता है, ये शायद आपने सुना भी होगा। तो ये सारी सारी चीजें उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, यस या नो? हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, आप माइंड में टोस करो, था या नहीं था? हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था भाई। ठीक है, मैं कह देता हूं, मैं कह रहा हूं था, हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कैसे पता लगा भाई मुझे और तुम्हें ये सारी चीजें? तो ये हमें इस सुग ऐतिहासिक स्थल से पता लगा कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। और दूसरा, टोपरा से अशोक का स्तंभ लेख भी मिला है, इससे भी हमें पुरातात्विक खोज से पता लग रही है सारी सारी चीजें। ठीक है, मौर्य के पतन के बाद ही दुनिया भर के एक तरह से गणराज्य उदय हुए थे, है ना, जिसमें योद्धा, कुणिद, गणराज्य, ये सारी मैं बातें कर रहा हूं। ठीक है, अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है, मौर्य वंश आपने नेशनल जीके में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सुग फेमस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए, एस्टेट 2023 का सेम वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछ रखा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपके सामने सेट किया, तो इसका आंसर आप लोग मेरे हिसाब से दे सकते हो। मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मौर्यकालीन स्तूप, अब देखो यहां पर कोई स्तंभ लेख नहीं पूछा गया, यहां पर स्तूप पूछा गया, और इसलिए क्वेश्चन डाला है क्योंकि आप लोग शायद गड़बड़ ना करो, आप सीधा आंसर लगा देते टोपरा, है ना। लेकिन टोपरा में एक तरह से क्या स्तंभ लेख मिले। अब हम पूछ रहे स्तूप, स्तूप सुनोगे ना, स्तूप सुनोगे बौद्ध धर्म में आपने। ठीक है, तो ये एक तरह से मिला है हरियाणा में। मौर्यकालीन स्तूप कहां से मिला है? हरियाणा में थानेसर से मिला है, केआरके के अंदर पड़ता है, वर्तमान में कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मौर्यकालीन स्तूप है वो हरियाणा में थानेसर से मिला है, लगभग 300 फीट ऊंचा, लगभग 300 फुट ऊंचा एक तरह से स्तूप है ये, 300 फुट ऊंचा स्तूप है ये, है ना। और ये भाई साहब किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा अशोक के द्वारा एक तरह से इसका निर्माण किया था, अशोक के द्वारा। ठीक है, तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये समझना आप लोग। हेनसांग आपने सुना होगा, हर्षवर्धन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम हेनसांग। तो हेनसांग एक तरह से बोलता है कि यहां पर है ना, इस स्थान पर लगभग एक तरह से 700 भिक्षु यहां पर निवास करते थे, थानेसर नामक स्थान पर। हेनसांग के अनुसार हरियाणा में लगभग 700 भिक्षु निवास करते थे, कहां पर? थानेसर में, जहां पर एक बौद्ध स्तूप मिला है, लगभग 300 फुट ऊंचा एक तरह से स्तूप है, जो मौर्य शासक अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सारी चीजें। वैसे हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्तूप है, वो आप लोगों ने सुना होगा, केसरिया एक तरह से स्तूप है ना। तो काफी चीजें, काफी पॉइंट है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर पाओगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, शेषैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोनीपत के अंदर, आपने एक सुना होगा मेरे हिसाब से। तो शेषैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कई स्थानों से मिली है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना, एचएससी 2016 एलडीसी कलर के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा फाजिलपुर। फाजिलपुर कहां पर है भाई साहब? ये फाजिलपुर पड़ता है सोनीपत के अंदर। ठीक है, तो यहां से एक तरह से मूर्ति प्राप्त हुई है। बट यहां पर 2-3 मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, आप लोग उनको समझना। एक रोहतक के अंदर है मोहनबाड़ी नामक, तो मोहनबाड़ी से विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, एक बात और कर रहा हूं मैं, जो रोहतक है ना, रोहतक अपना रोहतक के मोहनबाड़ी,
ठीक है। रोहतक के मोहनबाड़ी, मोहनबाड़ी से भी विष्णु मूर्ति प्राप्त, रोहतक के मोहनबाड़ी से भी विष्णु मूर्ति मिली है, ध्यान रखना। रोहतक के मोहनबाड़ी से विष्णु मूर्ति मिली है और शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति फाजिलपुर सोनीपत से मिली है, जो कि एचएससी पूछ चुकी है। एक है त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति, ठीक है, एक पॉइंट और होता है त्रिविक्रम, त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति, त्रिविक्रम भगवान विष्णु मूर्ति। ये जो है ना भाई, ये हरियाणा के अंदर कैथल से प्राप्त हुई, इस बात को ध्यान रखना। सीवन नामक एक जगह कैथल में, तो कैथल से तो विष्णु की 3 मूर्ति बता दी मैंने। कौन सी पेपर में पूछे जे, अब एक तो पेपर में देखो कई बार पूछ ली, से या पर लेटे फाजिल, जो एक तरह से पूरा ये सोनीपत वाला। एक सिवाड़ से प्राप्त हुई त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति, तो एक आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, सारे रिपीटेड पॉइंट है, कोई इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। तो देखो आधुनिक हरियाणा एचएससी पीजीटी 2015 पूछा गया था। तो कुरु का भाग हुआ करता जिसके कैपिटल एक तरह से इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, और पांचाल जिसकी कैपिटल अहिछत्र एक तरह से हुआ करती थी या कांपिले हुआ करती थी। तो कुरु और पांचाल इनका एक तरह से भाग हरियाणा माना जाता है। तो इस बात को समझना, हमारे प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र अगुत्तर निकाय में। इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें हरियाणा कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। इसके साथ साथ हरियाणा के कुछ क्षेत्र पांचाल जनपद के भी हिस्से हुआ करते थे। पांचाली आपने सुना होगा, ये सारी की सारी चीजें। पांचाल जनपद की राजधानी कांपिल्य यानी कि अहिछत्र हुआ करती थी, और कुरु जनपद की कैपिटल इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्थान की पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कैसे पता लगा हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, ये सारी चीजें मैंने अभी आपके साथ की है। तो हमें कुछ स्तंभ मिले, जैसे मौर्य काल का एक टोपरा स्तंभ मिला यमुनानगर से, ठीक है। तो सुग नामक जो जगह है, ठीक है, यमुनानगर है ना, यहां से एक स्तंभ मिला टोपरा स्तंभ। तो इस बात से एक तरह से ये पता लगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा सा और हम आपसे बात करते हैं इसके बारे में। जो सुग है ना, सुग कहां पर है भाई, ये यमुनानगर में है। अगर बात करें इसका प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, प्राचीन नाम सुग का, अगर प्राचीन नाम की बात करें ना, तो एक अजीब सा नाम आप लोग देख पाओगे, ठीक है, श्रुगन या श्रुधन, ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम है, शायद इतना डीपली बने नहीं, ठीक है। ये अशोक के काल में बौद्ध धर्म के एक मेन केंद्र हुआ करता था। जो ये जगह है, अशोक जो राजा था, अशोक काल में, अशोक काल में बौद्ध धर्म का केंद्र, अशोक काल में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, हरियाणा में सुग, जो कि वर्तमान में यमुनानगर में है। एक आपने मेरे हिसाब से सुना होगा चनेत्ती स्तूप है, ये यहीं पर पड़ता है यमुनानगर में, चनेत्ती स्तूप है, ठीक है। ये मिला हमें एक तरह से चनेत्ती स्तूप, जो कि जगाधरी के पास है यमुनानगर में, ठीक है। यहां से भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं। वैसे सबसे बड़ा स्तूप ध्यान रखना केसरिया स्तूप है भारत में, चंपारण। चनेत्ती स्तूप कहां पर है, समझ पा रहे हो कहां पर है चनेत्ती स्तूप, यमुनानगर में। केसरी स्तूप कहां पर है, स्तूप बिहार के चंपारण नामक स्थान पर है। धमेक स्तूप सारनाथ के अंदर है, ठीक है। तो काफी चीजें है। तो हरियाणा में मौर्य साम्राज्य राज करता था, सुग से एक तरह से प्रमाण मिला है, ठीक है। और चलते हुए आसान आसान क्वेश्चन, सारे मेन पॉइंट तो हो चुके थे अपने। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर है। एचएससी सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के अंदर आया पॉइंट है, घरौंदा पटेड़ा असंध, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉइंट है कि कुषाण कालीन एक स्तूप मिला है, क्योंकि कुषाण राजाओं ने बौद्ध धर्म धारण किया था। राजा कनिष्क का बौद्ध धर्म धारण किया था, जिसको सेकंड अशोक के नाम से भी जानते हैं। तो कुषाण कालीन कुछ स्तूप मिले हैं, और वो असंध है। असंध इन प्रेजेंट टाइम में करनाल के अंदर पड़ता है, पानीपत के पास है वैसे, लेकिन करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, करनाल असंध, ठीक है। यहां से एक स्तूप मिला है, और जो शहर है ना, शहर के बीचों बीच है वैसे ये। और जो ये स्तूप है असंध के अंदर, ये शहर की जमीन से लगभग 25 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 25 मीटर ऊंचा, 25 मीटर ऊंचा। जो मेन एक तरह से शहर है ना, उसकी मुख्य जमीन से 25 मीटर ऊंचा है ये। इन प्रेजेंट टाइम में असंध के अंदर, करनाल के अंदर असंध, जो कि एक तरह से महाभारत कालीन एक हिस्टोरिकल स्थान भी है, ठीक है। ये नॉर्मल पॉइंट है। चलो आज के एक तरह से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में किस स्थानों का वर्णन मिलता है। रोहतक है, अग्रवा, नारनौल, रेवाड़ी, नुहू, पलवल, कैथल, पेवा, ठीक है। तो दिव्य दान के अंदर है ना, वो वर्णन मिलता है अग्रवा, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में हिसार है, और रोहतक, ठीक है। इस आंसर आ जाएगा ये वाला। ये सारे पॉइंट समझना, ठीक है।
कई एक तरह से ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजों का वर्णन मिलता है, बहुत सी चीजें है ना। तो मेनली आप लोग इतना याद करना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एक तरह से अच्छे से समझ जाओगे। एक महात्मा बुद्ध आपने सुना होगा, महात्मा बुद्ध के जो नाखून है, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के नाखून का जो एक तरह से प्रमाण है वो भी एक हरियाणा के यमुनानगर के सुग नामक स्थान से मिला है ना। ऐसी काफी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। जैन काव्यों में रोहतक को बड़ा समृद्धि बताया गया। जैन जो ग्रंथ है, जैन ग्रंथों में कहा गया रोहतक बहुत ही उस समय का प्रसिद्ध एक तरह से समृद्धि एरिया हुआ करता था, समृद्धि स्थान हुआ करता था, बड़ा एक तरह से भयंकर अमीर क्षेत्र हुआ करता था रोहतक। ये जैन ग्रंथों से हमें पता लगता है, ठीक है। हासी, जो हासी हरियाणा के अंदर हासी भी एक प्रमुख जैन केंद्र हुआ करता था, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हासी, ठीक है। खोखरा कोट है, खोखरा कोट, जहां से अभी मैंने एक तरह से कुछ सिक्के प्राप्ति स्थल बताए थे, ये भी जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है ना। यहाँ से एक गोद में एक माता अपने बच्चों को गोद में लिए हुए एक संकेत भी यहाँ पर मिला है। बुद्ध के जो नाखून है वो कहते हैं हरियाणा के सुग यानी कि यमुनानगर से मिले हैं, बहुत सी चीजें हैं। पिंजौर सुना होगा आपने, पिंजौर पंचकुला के अंदर, पिंजौर, यहाँ से भी एक तरह से हमें जो जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र का प्रमाण हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। महावीर जी की मूर्ति यहाँ से मिली है, महावीर स्वामी जी की मूर्ति। अस्तल भोर आपने सुना होगा, ये भी जैन धर्म की मूर्ति स्थल के रूप में माना जाता है, यहाँ से भी काफी जैन धर्म की मूर्ति स्थल प्राप्त हुई है, बहुत सी चीजें हैं। जिंद नामक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने, यहाँ से भी जैन धर्म के काफी स्थल मिले हैं। जिंद से आदिनाथ की मूर्ति जिंद से मिली है, सिरसा से भी आदिनाथ की मूर्ति मिली है, सिरसा से भी जैन धर्म का प्रमुख एक तरह से संकेत माना गया। थानेसर जो है हरियाणा के अंदर, यहाँ से भी जैन मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हासी है, जिंद है, थानेसर है, सिरसा है, ठीक है। तो काफी ऐसे स्थान है जो हरियाणा में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र है। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में रोहतक और अग्रवा का वर्णन है। तो उम्मीद करें सारी चीजें आप लोगों ने एक तरह से कवर की होगी। नेक्स्ट सेशन में जल्द आपके सामने मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन लेकर। तो काफी लंबी हमारी क्लास हो चुकी है, क्योंकि पूरा पूरा टॉपिक हमने सेट किया है। हरियाणा जीके के अंदर बात करें तो जो जैन बौद्ध ग्रंथ है, जैन बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जितने क्वेश्चन हरियाणा जीके संबंधित है वो, और 4 गणराज्य हरियाणा के अंदर एक तरह से आए, उन 4 गणराज्य से संबंधित बातें की है। नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के माध्यम से आपके सामने जल्द हाजिर होगी, तब तक आप लोग कवर करते रहना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।